ओके, तो आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे जो बोला गया था अटेम्प्ट करने के लिए? तो एक दो क्वेश्चन नहीं आए थे उसमें तो। एक मिनट, वो निकाल रहे हैं। हाँ, कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ? 5 नंबर नहीं हुआ था। 5 नंबर नहीं हुआ। 5 में क्या था? देखो 5 में क्या लिखा है। ये नेट का क्वेश्चन है, नेट एग्जाम में पूछा गया था ये। ठीक है, हाँ लिखा हुआ है, देखो इसमें लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली शील्डेड रूम इज डिजाइंड so that at a frequency omega equal to 10 power 7 radian per second, intensity of external radiation that penetrates the room is 1% of the incident radiation. If conductivity is this much, shielding material is the conductivity of shielding material, the minimum thickness should be. तो मिनिमम थिकनेस हमें बताना है कि कितना होना चाहिए। ठीक है, देखो क्या क्या दिया, ओमेगा गिवन है, कंडक्टिविटी गिवन है, और बोला जा रहा है कि जो एक्सटर्नल रेडिएशन जो है वो सिर्फ 1% पेनिट्रेट कर रहा है। मतलब बाहर में जितनी भी इंटेंसिटी होगी ना रेडिएशन का, अंदर में इंटेंसिटी सिर्फ 1% होगा। ओके, ओनली 1%। ठीक है, और इसमें ln10 का वैल्यू ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमें आंसर करना है। तो देखिए इसमें ऐसा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये मान लो एक रूम है। ठीक है, अभी इसमें कोई लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ। ठीक है, इधर इंटेंसिटी आई नॉट था, इधर इंटेंसिटी जो है ना आई नॉट का 1% हो जाएगा, मतलब आई नॉट बाई 100 हो जाएगा। तो ये अब देखिए इसकी थिकनेस ये बतानी है कितनी थिकनेस होनी चाहिए। तो यहाँ पे थिकनेस आप मान लो कि डी है, दिस थिकनेस इज डी। तो हम लोग ये जानते हैं ना कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है आई इज इक्वल टू, हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे, इंटेंसिटी एक्चुअली वेरी करता है इस तरह से, आई इज इक्वल टू आई नॉट और ई टू द पावर -2 KI और इंटू जेड होता है। उसमें आप आपने देखा था ना एम्पलीट्यूड जो होता है कंडक्टिंग मीडियम में, एम्पलीट्यूड जो है ना वो प्रोपोर्शनल टू, एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू ई टू पावर -KI और इंटू जेड होता है, इसके प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये बेसिकली फॉर्मूला है। तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है ना, तो इंटेंसिटी को आप ऐसे लिख दोगे, क्योंकि आपको इंटेंसिटी देखिए इस तरह से बताया भी गया था, 1/2 फिर एप्सिलॉन और फिर ई नॉट स्क्वायर और फिर ई -2 KI और इंटू जेड इस तरह से और इंटू वी। तो ये सब मिलकर ये कांस्टेंट है, उसको आई नॉट कह देंगे। ठीक है ना, तो यही है। तो इसमें ये जो है ना आई दिया हुआ है बेसिकली आई नॉट बाई 100, और ये यहाँ पे आई नॉट हो गया, दिस इज आई नॉट एंड ई टू द पावर -2 KI और इंटू डी, बस ये लिख देना होगा। और इसमें कंडक्टिविटी देखिए दिया हुआ है, इट इज गिवन टू बी, एक मिनट, कंडक्टिविटी इसमें दिया हुआ है 1/2 पाई इंटू 10 पावर 6, तो 1/2 पाई और इंटू 10 टू द पावर 6 दिया हुआ है। तो कंडक्टिविटी हाई है एक्चुअली, ठीक है ना, मतलब लो कंडक्टिविटी नहीं है। तो देखिए KI का फॉर्मूला हम लोग लास्ट क्लास में लिखे थे ना, ओमेगा म्यू एप्सिलॉन और बाई 2 था। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे 1 प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन ओमेगा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर और रूट -1। तो ये बेसिकली सिग्मा हाई है ना, तो इसके कंपैरिजन में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से KI आप निकाल लोगे, KI इज इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ पावर 1/2 है। ठीक है ना, पावर 1/2। तो देखिए ये हाई है सिग्मा, तो हम लोग इसके कंपैरिजन में ये दोनों नेग्लेक्ट कर देंगे, दोनों 1 को नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली बच जाएगा यहाँ पे देखिए ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा है और फिर रूट अंडर म्यू एप्सिलॉन और बाई 2 है, और यहाँ पे ये सब नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो रूट अंडर यहाँ बच जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा। तो इससे देखिए आप कुछ एप्सिलॉन कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे म्यू म्यू बच जाएगा, है ना, म्यू बच रहा है। ओके, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी रूट अंडर, अब देखिए एक ओमेगा बच रहा है, सिग्मा और म्यू और बाई 2 आ रहा है, सो दैट्स द वैल्यू ऑफ KI।
ठीक है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू 10⁻7 दिया हुआ है और सिग्मा 1/2 और इंटू 10⁻6 है, और म्यू की जगह म्यू नॉट लिख देंगे, दिस इज 4 इंटू 10⁻7, यही होता है ना म्यू नॉट का वैल्यू। ओके, और डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो देखिए यहाँ से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 10⁻7 कैंसिल हो गया, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 10⁻3। ठीक है, तो के आई का वैल्यू इतना निकल गया। तो अब यहाँ से देखिए आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो इसको आप लिख दे रहे हैं यहाँ पे, तो 1/100 इज इक्वल टू e⁻⁻2 और के आई का वैल्यू है 10⁻3 और इंटू डी, तो बस डी निकालना है यहाँ से। ठीक है ना, दोनों साइड एल एन ले लो। ठीक है, तो ln 100 इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻3 और इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली 10⁻2 लिख सकते हो, तो 2 ln 10 हो जाएगा, तो ln 10 का वैल्यू 2.3 लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है ना, सो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻3 और इंटू डी, बस यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बेसिकली ठीक है डी इज इक्वल टू 2.3 और इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा, तो बेसिकली 2.3 मिलीमीटर होगा, ये इसका आंसर है। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि ये एक शील्डेड रूम बनाया गया है जिसमें ओनली 1% इंटेंसिटी पेनिट्रेट कर रहा है, तो बाहर जो भी इंटेंसिटी होगा उसका 1% अंदर हो जाएगा। और इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला हम लोग कंडक्टिंग मीडियम में डिस्कस किए थे, मतलब रिमेनिंग देखो इसको हटा देंगे तो ये सब मिल करके मतलब कांस्टेंट इंटेंसिटी जो होता है, तो इंसिडेंट इंटेंसिटी आई नॉट है, तो इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ इस तरह से चेंज होगा कंडक्टिंग मीडियम में। ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल डिके कर रहा है, एम्पलीट्यूड इज डिकेइंग एक्सपोनेंशियली, तो इंटेंसिटी भी एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है। ओके, ठीक है, तो ये एक बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था यहाँ। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर 11 नंबर भी नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 11 ये, तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इसमें जो है ना लिखा गया है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नॉट इन फ्री स्पेस, ठीक है, ट्रेवल्स थ्रू एन एब्जॉर्बिंग मीडियम विद डायलेक्ट्रिक परमिटिविटी। डायलेक्ट्रिक परमिटिविटी देखिए इसमें दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स में दिया हुआ है। ठीक है ना, उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है। ठीक है ना, और रियल बाई इमेजिनरी √3 दिया हुआ है। सो इफ स्किन डेप्थ इज गिवन टू बी दिस मच, द रेशियो ऑफ amplitude of electric field E to that of magnetic field B in the medium is, ठीक है, और ये जो है ना इन ओम्स लिखा हुआ है, ओम्स में निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो। ठीक है, तो देखिए पहले हम इसको ये बता देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 11 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट आप जानते हो क्या होता है, ये V होता है। ठीक है ना, ये V होता है ना, E/B इज V। तो देखिए E/B V होता है, तो इसका यूनिट ओम तो नहीं हो सकता है, तो ये आप समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन में कुछ मतलब मिसिंग है इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, हमें बोला गया है E/B निकालने के लिए, लेकिन यूनिट बोल दिया गया है ओम में होगा। तो आप समझ रहे हो कि E/B नहीं निकालना है, इसमें कुछ और निकालना है। किसी को पता है क्या निकालना है इसमें? इम्पेडेंस। हाँ, इम्पीडेंस तो का यूनिट होता ही है, लेकिन कैलकुलेट क्या करना है, कौन सा रेशियो निकालना है इसमें? इसमें जानते हो, देखो आप लोग को ये पता हो, क्लास 12th में भी ये बताया जाता है। ठीक है ना, E/H जो होता है ना, इसका यूनिट होता है इम्पीडेंस का यूनिट। इसको हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस ऑफ मीडियम। ठीक है ना, ये इसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पीडेंस कह देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसे जानते हो, अगर आप वैक्यूम में निकालोगे ना, तो देखो इन वैक्यूम अगर हम निकालते हैं, इन वैक्यूम वैक्यूम E/, अगर आप H निकाल रहे हैं, ठीक है, E/H, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो E/B, मतलब एम्पलीट्यूड बोला गया है इसका निकालने के लिए जो भी है। ठीक है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे H की जगह B/μ0 लिख देंगे, तो यहाँ पे μ0 आ जाएगा। अब E/B जो है ना बेसिकली C हो जाता है। ठीक है ना, वैक्यूम में, और ये हो गया μ0, और हम लोग C का वैल्यू जानते हैं 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट होता है, और ये μ0 हो गया, तो दिस इज इक्वल टू, ठीक है, μ0 और इंटू एप्सिलॉन नॉट, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसको आप कैलकुलेट करोगे ना, μ0 का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ठीक है,
और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू अगर हम चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए इसे आप ऐसा कर सकते हो कि ये जो है ना यहाँ पे 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे ऐसे लिख दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा। तो ये 4 पाई, देखिए 4 पाई बाहर हो जाएगा और 10⁻⁻7, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, इससे आ गया 9 इंटू 10⁻9, ठीक है ना। तो ये बेसिकली देखिए 12 पाई और इंटू 10⁻2, बेसिकली यहाँ 2 बच रहा है तो एक 10 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 120 पाई हो जाता है, 120 पाई, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे ना, 3.14 लिख देंगे पाई की जगह, तो ये 377 आता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखोगे कि E/H जो है ना, ये 377 ओम आता है इन वैक्यूम, दिस इज इन वैक्यूम, ठीक है। इसीलिए जानते हो इसमें एक ऑप्शन आप देखिए कि 377 दिया हुआ है, ठीक है ना, वन ऑप्शन इज गिवन टू बी 377। देखो ये कि कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं कि 377 डायरेक्ट, ये वैक्यूम में होता है, इसमें इसमें आंसर नहीं होगा 377, ओके, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे इसमें लिखा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, ट्रेवल्स थ्रू एन अब्जॉर्बिंग मीडियम, डायलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इसमें देखिए परमिटिविटी ये दिया गया है, या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसको बोल सकते हो, किस तरह से दिया गया है, और ये रेशियो दे दिया गया है कि √3 है। स्किन डेप्थ इज गिवन टू बी दिस मच, यानी 1/KI, सॉरी स्किन डेप्थ हम लोग 1/KI लिख रहे थे ना, 1/KI दिया हुआ है ये, ठीक है। सो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखो जो जो दिया हुआ है ना उसको पहले नोट करते हैं। तो ये तो जस्ट एडिशनल हम बता दिए आपको, ठीक है ना। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें एक तो दिया हुआ है 1/KI, स्किन डेप्थ दिया हुआ है ना, देखो यहाँ पे ऐसे स्किन डेप्थ डेल्टा इज इक्वल टू लेमडा नॉट अपॉन 4 पाई, ये दिया गया है, ये है स्किन डेप्थ। एक मिनट देखें, ठीक है, लेमडा नॉट अपॉन 4 पाई, लेमडा नॉट वैक्यूम में वेवलेंथ दिया हुआ है, तो इसको हम 1/KI लिख देंगे, ठीक है। सो दैट इज लेमडा नॉट अपॉन 4 पाई, तो के आई का वैल्यू निकल गया यहाँ से 4 पाई और डिवाइड बाय लेमडा नॉट, कॉल इट इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन का रियल पार्ट और प्लस आयोटा और एप्सिलॉन का इमेजिनरी पार्ट, और इसमें फिर साइड में लिखा हुआ है कि इसमें रियल इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट, देखो एप्सिलॉन का इमेजिनरी पार्ट बाय एप्सिलॉन रियल पार्ट इज गिवन टू बी √3, ऐसा दिया हुआ है, ओके। अब हमें E/H का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, E/H, हाँ ठीक है। तो देखो क्या करते हैं हम लोग इसमें कि ये एप्सिलॉन, इसको मतलब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जैसा है ये, ठीक है, दिस इज लाइक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इससे अगर हम n देखो निकालते हैं n, ठीक है, इफ यू कैलकुलेट n, तो n इक्वल टू √√εr होता है ना, ठीक है ना, दिस इज √√εr, ठीक है। तो मतलब चलो अभी √√εr को हम एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं ना, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो ऐसे लिख दो, चलो ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट ये लिख दिया, ठीक है ना। तो देखिए 1/√εr नॉट तो यहाँ पे आ जाएगा, और ये एप्सिलॉन हो गया। अब एप्सिलॉन का वैल्यू ये हमें लिखना है, ठीक है ना, देखो यहाँ पे, तो सॉरी यहाँ पे 1/√रूट एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन का वैल्यू हम लिखेंगे ना, तो ये बेसिकली देखिए ER और प्लस आयोटा और EI ऐसा कुछ आ गया, ठीक है ना। तो हम लोग देखो इसमें क्या होगा कि इसका रेशियो दिया हुआ है 60 डिग्री है, तो हम इसको एज्यूम कर सकते हैं कि देखो दिस इज समथिंग लाइक दिस, कि मान लो आप चाहते हो ना, तो कुछ अल्फा और यहाँ पे sin 60 और बाई अल्फा cos 60, आप ऐसा कुछ लिख सकते हो इसे, ठीक है ना। तो हम इसकी जगह ये लिख दे रहे हैं, इसकी जगह ये लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो इससे क्या आ जाएगा, n इक्वल टू √√अल्फा बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा cos 60 आई कैप cos 60 प्लस आयोटा sin 60, ठीक है। ये हमने पुट कर दिया, देखो इसको कैंसिल करोगे, सॉरी ये tan 60 हो जाएगा, tan 60 √3 आ जाएगा, तो हम ऐसा कुछ एज्यूम कर सकते हैं कि, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट
tan 60 भी लिख सकते थे हम, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है ना कि इसमें क्या बोलते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर होगा। जरूरी नहीं कि ये जो है ना, ये टर्म जरूरी नहीं कि sin 60 के इक्वल हो, और ये टर्म जरूरी नहीं कि cos 60 के इक्वल हो, कुछ कॉमन फैक्टर हो सकता है, तो इसलिए ऐसा लिख दिया गया। ठीक है, तो ये बेसिकली आप देखिए यहाँ से कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, दैट्स व्हाट वी हैव। तो हम लोग देखिए बेसिकली, अच्छा हम जानते हो एक ये कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब प्लान कर सकते हैं कि कैसे हमें प्रोसीड करना है। हम देखो बताया नहीं आप लोग को। अच्छा, यहाँ पावर 1/2 था, है ना, और यहाँ पे 60 है, सॉरी ये दिस इज 60, ये रूट है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए अल्फा बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसमें डी मोइबर्स थ्योरम लगा दीजिए आप लोग। ठीक है ना, तो कॉस 30 हो जाएगा और प्लस आयोटा साइन 30 हो गया ये। तो ये n का वैल्यू निकल गया। ठीक है ना, दैट्स द वैल्यू ऑफ n। ओके, देखिए हम लोग प्लानिंग क्या कर रहे हैं, देखो हम इस तरह से प्रोसीड करना चाहते हैं। ठीक है ना, n क्यों निकाला गया वो हम बता देते हैं। देखिए हमें e बाई एच निकालना है इसमें। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए e बाई बी और बाई म्यू। ठीक है ना, तो हम लोग इसे लिख देंगे, फिर e बाई बी लिखा हुआ है और यहाँ पे हो जाएगा म्यू। ठीक है, तो e बाई बी को हम चाहते हैं तो v लिख सकते हैं। ठीक है, वी कैन राइट दिस एज v, और इंटू म्यू हो जाएगा। तो v को हम लिख सकते हैं सी बाई एन मॉडुलस। ठीक है ना, तो या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, देखो ओमेगा बाई के लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज ओमेगा बाई के। ठीक है, या सी बाई एन भी जो भी है, ठीक है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, सी बाई एन लिख दो, सी तो नोन है ना, सी बाई एन लिखेंगे। तो इसमें एन जो आता है ना, एन का ये रियल पार्ट होगा ना। ठीक है ना, स्पीड जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि यहाँ पे हम लोग को अगर स्पीड लिखना है तो हम लोग एन का रियल पार्ट लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, और इंटू म्यू ऐसे लिख देंगे। ठीक है ना, तो एन देखिए यहाँ से हम लोग निकाल रहे हैं ना, ये एन, तो एन का इसीलिए एन निकाल लिया हमने कि एन का रियल पार्ट यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ से एन का रियल पार्ट जब निकालोगे ना, तो रूट अंडर अल्फा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अल्फा बाई एप्सिलॉन नॉट एंड कॉस 30, ये एन का रियल पार्ट हो जाएगा कॉस 30। ठीक है, अच्छा हम ऐसा कुछ नहीं बताए थे ना आप लोगों को कि एन का रियल पार्ट लिखना है। ठीक है, हम लोग उस दिन अच्छा ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि जैसे अगर आप स्पीड लिखना चाहते हो ना, तो हम बताए थे ओमेगा और बाई के का रियल पार्ट, ऐसे इस तरह से बताए थे हम। ठीक है ना, तो सी बाई एन, जैसे एन कॉम्प्लेक्स है ना, तो इसमें एन के रियल पार्ट से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए सी बाई हम लोग इसको ऐसे लिख रहे थे। ठीक है ना, सो फ्रॉम देयर वी गेट दिस, ऑलराइट। तो इसे एन का रियल, यहाँ पे एन का रियल पार्ट लिख दिया जाएगा। ओके, ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो एन का रियल पार्ट हम यहाँ से निकाल ले रहे हैं, देखिए एन का रियल पार्ट ये निकल गया। लेकिन अब देखिए क्या है कि हम लोग तो समझ में आया ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एन निकाल रहे थे। ठीक है, कि ई बाई बी को हम वी लिख देंगे और वी को सी बाई एन का रियल पार्ट लिखा जाएगा, क्योंकि लास्ट क्लास में बताए थे हम कि अगर वी लिखना चाहते हो ना कंडक्टिंग मीडियम में, तो ओमेगा बाई के का रियल पार्ट यूज होता है। ओके, तो उसी लॉजिक से यहाँ पे सी बाई एन का रियल पार्ट यूज होगा। ठीक है, तो हम इसीलिए यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लिए। लास्ट क्लास में आपको बताया गया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। ठीक है ना, इसमें नॉन मैग्नेटिक मीडियम एज्यूम किया जा रहा है, इसमें म्यू आर को जो है ना 1 ले ले रहे हैं, क्योंकि म्यू आर के बारे में कुछ बताया नहीं है क्वेश्चन में, तो म्यू आर को आप 1 ले सकते हो। ठीक है ना, ऑल राइट। तो ये निकल गया हमारा। तो अभी देखो इसको हम पुट करेंगे ना यहाँ पे, तो इससे आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा अननोन है, अल्फा इज अननोन। ठीक है ना, तो आपको क्या करना होगा कि देखिए इसमें ये जो हमारा दिया गया ना स्किन डेप्थ, ओके, उसे बेसिकली उससे रिलेट करके अल्फा निकालना पड़ेगा। तो देखिए हमारा ये 1/KI दिया हुआ है, के का इमेजनरी पार्ट। ठीक है ना, या के, सॉरी के आई हमने निकाल रखा है, देखो के आई इसमें, इसको चलो ऐसे ही कुछ इक्वेशन दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 2, अब देखो के आई इज इक्वल टू दी, हम लोग लिखेंगे ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बेसिकली, के इज इक्वल टू एन इंटू के नॉट होता है ना, एन इंटू के नॉट। ओके, तो हम लोग ये पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि के जो होता है दैट इज इक्वल टू एन इंटू के नॉट होता है, मतलब ये वैक्यूम का के है। ठीक है, तो अब दोनों साइड से जैसे हम इसका इमेजिनरी पार्ट लेंगे ना, तो ये तो एक जस्ट रियल नंबर है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एन का इमेजिनरी पार्ट और इंटू के नॉट, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। ओके, तो के आई हमारा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज बेसिकली 4 पाई बाई लेमडा नॉट। ओके, और इज इक्वल टू एन आई, एन का इमेजिनरी पार्ट यहाँ से लिखोगे ना,
तो ये रूट अंडर अल्फा बाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे साइन 30 आ जा रहा है, ठीक है, और इंटू के नॉट हो गया, ठीक है। तो ये जो टर्म था यहाँ पे देखिए रूट अंडर अल्फा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हमारा कैलकुलेट हो गया, साइन 30 से 1/2 आ जाएगा, तो ये हो गया 8 पाई अपॉन यहाँ से के नॉट और इंटू लेमडा नॉट। तो के नॉट का वैल्यू आप पुट कर दो 2 पाई बाई लेमडा नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई से ये कैंसिल होगा तो ये 4 आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 4, ठीक है। यहाँ से ये के नॉट को हम लिख दे रहे हैं, के नॉट इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा नॉट, क्योंकि ये वैक्यूम का है ना, तो ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा ये निकल गया, अब हम यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है, देखिए इसमें तो E बाई एच इज इक्वल टू सी हो गया हमारा, देखो 3 × 10⁸ और एन का रियल पार्ट देखिए ये लिखा हुआ है रूट अंडर अल्फा बाई एप्सिलॉन नॉट एंड कॉस 30 और इंटू म्यू नॉट को तो म्यू, आप म्यू को म्यू नॉट लिख दोगे, तो अल्फा बाई एप्सिलॉन नॉट जो है ना, देखो रूट अंडर अल्फा बाई एप्सिलॉन नॉट, यही हमारा 4 निकल गया था, तो ठीक है ना, 3 × 10⁸ होगा, और यहाँ से आप 4 पाई × 10⁻⁷ लिख सकते हो, ठीक है ना, और ठीक है, और यहाँ पे अल्फा ये हमारा 4 निकल गया है, ठीक है ना, और कॉस 30 हो जाएगा √3/2, ठीक है। अब इसमें कैंसिलेशन वगैरह कर दिए, देखिए 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो हमारा ये जो कैलकुलेशन हो रहा है E बाई एच, दैट इज कमिंग आउट टू बी, हम लोग सही कैलकुलेट कर रहे हैं ना, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, ठीक है। कॉस 30 था यहाँ पे साइन 30, ये हमने इक्वेट कर दिया है इससे इमेजनरी पार्ट वाले को, ठीक है। तो यही आ रहा है, ठीक है ना, तो देखो यहाँ से हमारा जो रिजल्ट आ रहा है E बाई एच इज इक्वल टू, इसमें 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 30 बच जाएगा यहाँ पे, सॉरी ये 10 बचेगा कैंसिलेशन होने के बाद 30, ये 30, ठीक है, और एक पाई बच जा रहा है, और इधर से 2/√3 आ जा रहा है, ठीक है, ये 2/√3, इसका आंसर लेकिन 30 पाई है शायद, है ना, इसका आंसर 35 30 पाई इसका आंसर है, एक मिनट देखें जरा, इसका आंसर ये आता है, हमारा मिस्टेक कहीं पे हुआ है लग रहा है, इसका आंसर मुझे याद है, मैं 1-2 बैचेस में करवाए हैं कैलकुलेशन, इसका 30 पाई आंसर आता है, ठीक है। 30 रूट हमारा अभी क्या आ रहा है आंसर, 30 पाई आ रहा है मल्टीप्लाइड बाई 2√3 ऐसा आ जा रहा है, एक मिनट देखें जरा, कहीं पे कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या। डेल्टा हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया इस तरीके से, फिर इसको हमने ये लिख दिया, ठीक है ना, तो एन का वैल्यू हम लोग निकाल रहे थे इस तरीके से, यहाँ पे कॉस 30 साइन 30 हो गया, हम्म, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से एन का रियल पार्ट निकाल लिए, एन का रियल पार्ट निकल गया कॉस 30, ठीक है, इसमें हमने पुट कर दिया C/n, V इज इक्वल टू C/nr लिख दिया हम लोग, ठीक है, और ठीक है C/nr लिख दिया गया, और यहाँ पे एनआर की जगह ये लिख दिया हम लोग, ठीक है, म्यू नॉट हो गया, और इसको निकालने के लिए हमने वो यूज किया जो क्या कहते हैं, ये इमेजनरी पार्ट ऑफ के, ये कॉन्सेप्ट लगा दिए, के आई अगर लिखना चाहते हैं तो NI इंटू, पता नहीं कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ है लग रहा है,
ठीक है। तो के आई इसको हमने इस एन आई लिख दिया और एन आई एन का इमेजनरी पार्ट यहाँ पे लिख दिया था ये। ठीक है, तो यहाँ से हमारा अल्फा बाई एप्सिलॉन नॉट निकल गया था, साइन 30 1/2 हो गया। कैलकुलेशन तो सही है। कैलकुलेशन तो सही लग रहा है। ठीक है, अगर हम एक मिनट देखो यहाँ पे कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इसमें थोड़ा सा ये लग रहा है, हालांकि लिखा तो ऐसे ही जाता है। ठीक है, देखो ई बाई एच जो हम लिखे थे ना, इसको लिख दे ई बाई बी और इंटू म्यू म्यू लिख देते हैं। और ई बाई बी जो लिखा गया है हमारा, तो इसे हम अच्छा अच्छा जानते हो मिस्टेक यहाँ पे हुआ है। ठीक है, एक्चुअली ई बाई बी जो है ना ये वी नहीं होगा, दिस इज नॉट वी एक्चुअली, ये वी नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ। ठीक है ना, ये नॉन कंडक्टिंग मीडियम में भी होता है। ई बाई बी जो है ना वी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हम लोग जानते हो देखो जैसे ऐसे लिख रहे हैं ना, यहाँ पे मिस्टेक है, ये मिस्टेक है, दिस इज द मिस्टेक। बाकी मिस भी लिखने के बाद ये तो हम सही लिख रहे हैं, मगर ये जो भी लिखा गया ना यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। ठीक है, यहाँ पे ई बाई बी जो है ना इसमें भी नहीं होता है एक्चुअल में। ठीक है, देखो इसमें ई ऐसे लिखा गया था ना लास्ट क्लास में, ई इज इक्वल टू ई नॉट और ई टू द पावर आयोटा के जेड और माइनस ओमेगा टी ऐसे लिखा गया था। तो देखिए क्या होता है कि हम लोग जब ये लिखे थे ना, तो एक्चुअली क्या था कि आप देखिए इसमें के जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर था, इट वाज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इससे जब हम लोग बी निकाल रहे थे, मतलब बी निकाल रहे थे ना, तो बी निकाला गया था इसको यूज करके। देखिए इस इक्वेशन को यूज किया गया था, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, इससे निकाला गया था। ठीक है, कल जो हम लोग फेज डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा डिस्कस कर रहे थे, तो उस टाइम भी बताए थे हम ये, तो डेल क्रॉस ई निकाले थे ना। तो इससे जानते हो आप देखो अगर अभी भी आप कुछ डायरेक्शन मान लो ले लो यहाँ पे आई कैप। ठीक है, तो इससे लास्ट क्लास में आप एक बार नोट्स में भी देख सकते हैं, तो इससे जो हमारा रिजल्ट निकला था ना, वो बेसिकली ऐसा आ गया था, यहाँ पे ई आ गया था और इसको डिफरेंशिएट किए थे ना, तो यहाँ से मतलब यहाँ पे के का टर्म आ गया था और फिर इसको हम इंटीग्रेट किए थे तो डिवाइडेड बाई ओमेगा आ गया था और यहाँ पे बी आ गया। तो यहाँ से देखिए ई बाई बी जो निकलता है ना, वो ओमेगा बाई के होता है। ठीक है ना, दिस इज ओमेगा बाई के। मगर ये जो ओमेगा बाई के इसमें जो है ना स्पीड नहीं डिफाइन होता है, इट इज ओमेगा बाई के रियल स्पीड डिफाइन होता है। तो यहाँ पे के रियल नहीं आ रहा है, इट इज के। ओके, के इज कमिंग हियर, के रियल आ रहा होता ना तो स्पीड बन जाता। तो मिस्टेक देखो इसमें यहीं पे हुआ है, हम लोग भी जो लिखे थे ना वहां पे वही मिस्टेक है। ठीक है ना, तो बाकी सब कुछ सही है। तो देखो यहाँ पे बेसिकली इसका कैलकुलेशन ऐसे करना पड़ेगा, तो इसे ओमेगा बाई के लिखना पड़ेगा। तो ये जैसे कि देखिए यहाँ पे ये जो है ना, हम बेसिकली एक तरह से मॉडुलस इसका मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं ना, यहाँ पे ये इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम लोग। तो ई बाई एच जो निकालोगे तो ये बेसिकली ई बाई बी हो गया और इंटू म्यू नॉट। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा ई सॉरी ई बाई बी की जगह पे यहाँ पे ओमेगा और बाई के। ठीक है ना, ये मॉडुलस लिख देते हैं, इसका के का मॉडुलस है ये। ठीक है ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं होगा ना, तो म्यू नॉट हो गया ये। ठीक है ना, तो ये बेसिकली ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड अगर निकाल रहे हो ना तो इसका मॉडुलस लिख देंगे। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पे ओमेगा और बाय के का मॉडुलस लिखोगे आप। ठीक है, तो ये बेसिकली ऐसा हो जाएगा ना, रूट अंडर के रियल स्क्वायर और प्लस के इमेजनरी स्क्वायर। ठीक है ना, मॉडुलस लिखेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, और इनटू म्यू नॉट। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन आई थिंक राइट लाइक दिस, कि हमारा के जो है ना देखो के इज इक्वल टू एन इंटू के नॉट होता है। तो अगर हम इसका मॉडुलस लिखेंगे तो इसका मॉडुलस आ जाएगा। ठीक है ना, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो इसका मॉडुलस आप लिखोगे ना, तो देखो जैसे यहाँ पे के लिखा हुआ था, आप देखिए यहाँ पे वी हैड रिटन डाउन के। तो के का यहाँ पे जैसे अच्छा हम लोग एन लिखे हुए थे ना, हाँ ठीक है, एन एन का मॉडुलस लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो एन का मॉडुलस लिखेंगे ना हम लोग, तो देखिए ऐसे लिखना पड़ेगा। तो इसका मॉडुलस लोगे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो इसका मॉडुलस बेसिकली यही निकल जाएगा, रूट अंडर अल्फा बाई एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज रूट अंडर अल्फा बाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू के नॉट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, ठीक है। ये के का मॉडुलस है। तो अल्फा बाई एप्सिलॉन नॉट हम लोग कैलकुलेट किए थे ना, रूट अंडर अल्फा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये 4 निकल गया था और इनटू के नॉट आ गया, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ई बाई एच जो निकल रहा है ना, ये यहाँ पे के का मॉडुलस जो है ना वो अल्फा 4 इंटू के नॉट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ओमेगा बाई 4 इंटू के नॉट लिख देंगे और इंटू म्यू नॉट हो जाएगा। तो ये आप देखिए यहाँ पे बेसिकली ओमेगा बाई के नॉट जो है ना, दिस विल बिकम सी। तो ये सी बाई 4 हो गया और इंटू म्यू नॉट हो गया, ठीक है ना। तो सी 3 इंटू 10⁸ हो गया और डिवाइडेड बाई 4 और इंटू म्यू नॉट हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। सो दैट इज एक्चुअली कमिंग आउट टू बी, ठीक है ना। तो ये 30 पाई आ जा रहा है आंसर, ठीक है। तो ये 30 पाई आ रहा है, ठीक है। तो देखो ये सब मतलब कैलकुलेशन ये जो इधर जो कराया गया वो सब एज इट इज हमने छोड़ दिया है, ठीक है। मतलब ये वाला पोर्शन में हम देखो ये भी मेंशन बता कर दिया है कि मिस्टेक कहाँ पे हुआ था। ई बाई बी जो है ना कंडक्टिंग मीडियम में आप भी नहीं लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि ई बाई बी जब कंडक्टिंग मीडियम में निकाला जाता है ना तो वो इतना निकलता है, देखो यहाँ से ई बाई बी कम्स आउट टू बी ओमेगा बाई के। ओमेगा बाई के रियल अगर आ गया होता ना तो इसको भी लिखा जा सकता था। ओमेगा बाई के रियल भी होता है, यहाँ पे ओमेगा बाई के निकल रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको भी नहीं बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मिस्टेक हुआ था, हम यहाँ पे भी लिख दिया था ना, भी को फिर सी बाई एन आर लिख दिया। भी एक्चुअल में सी बाई एन आर होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे मतलब भी ये भी नहीं हो रहा है ना, तो इसीलिए फिर आगे नेक्स्ट स्टेप में भी मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। तो इसीलिए कैलकुलेशन रॉन्ग हो रहा था। तो ये इसका करेक्ट तरीका यही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे के मॉडुलस लिख देंगे और फिर के मॉडुलस को एन इंटू के नॉट होता है ये, ठीक है ना। तो एन का मॉडुलस निकल गया, एन का मॉडुलस हमने वहां से पुट कर दिया, ठीक है। ये आ रहा है एंड दिस इज हाउ इट प्रोसीड्स, ओके। तो ये इसका आंसर होगा, ओके, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो मतलब जो ऑप्शन दिया है उससे थोड़ा डाउट लग रहा है, तो थोड़ा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखें क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो इसमें लिखा है ना, फॉर ए प्लेन वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड प्रोपेगेशन वेक्टर के प्रोपेगेटिंग इन द मीडियम मैक्सवेल्स इक्वेशन रिड्यूस टू। तो पहला तो ये के डॉट ई तो हम लोग जानते ही है, के डॉट बी ये तो जीरो होता ही है, ठीक है ना। के क्रॉस ई जो है ना हमारा बी के डायरेक्शन में होता है। और ये तो ए आंसर इसका करेक्ट लग रहा है हमको थोड़ा, हाँ, डायरेक्शन। डी दिया है इसमें तो रॉन्ग है। नहीं एक मिनट दे, ऐसे मतलब जल्दी में हम बताए ना, अभी डायमेंशन वाइज फिर देखना पड़ेगा। के क्रॉस ही बी के डायरेक्शन में होता है, ये सही है। और ये जो है ना के क्रॉस एच जो है मतलब एच क्रॉस के जो होता है वो बेसिकली इसके डायरेक्शन में होता है, तो के क्रॉस एच लिखा हो तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये तो सही है। अब यहाँ पे ये देखना होगा कि डायमेंशन वाइज क्या आ रहा है। तो के क्रॉस ई बाई ओमेगा ये, हाँ ये सही है ना, हाँ ठीक है। डी डी तो करेक्ट होगा ना, ठीक है। डायमेंशन वाइज तो सही हो रहा है ना। देखो ये ई म्यू इंटू एच बी होगा ना, हम लोग जो फॉर्मूला निकाले थे क्या निकला था, के क्रॉस ई बाई ओमेगा इज इक्वल टू बी निकला था ना, हमारा फॉर्मूला क्या था। तो उसके अकॉर्डिंग तो ठीक तो है ये क्वेश्चन नंबर, सॉरी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हमारा फॉर्मूला ये था ना, देखो के क्रॉस ई और डिवाइडेड बाई ओमेगा इज इक्वल टू बी, ये निकला हुआ था ना। तो यहाँ पे हम अगर ऐसे लिखेंगे, देखो के क्रॉस ई इज इक्वल टू ओमेगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसकी जगह म्यू इंटू एच ऐसे लिखोगे ना, ठीक है। इसमें तो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है के क्रॉस ई इक्वल टू 0। कहाँ पे, अच्छा डी डी ऑप्शन ऑप्शन में में। जीरो दिया हुआ है, अच्छा अच्छा ये गलत दिया हुआ है, हाँ ठीक है। नहीं ये जानते हो कुछ मिस्टेक है यहाँ पे, के क्रॉस ई जीरो नहीं होता है, के डॉट ई जीरो होता है, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो इसमें देखो के क्रॉस ई के डॉट ई जीरो होता है, के डॉट ई जीरो इसमें, के डॉट ई जीरो इसमें। के क्रॉस ई में इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, ये जो है ना यहाँ पे म्यू आना चाहिए, एप्सिलॉन नहीं आना चाहिए, म्यू आना चाहिए। ठीक है वो मतलब फॉर्मूला ही, अब इसमें हो सकता है कि टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा। ओरिजिनल पेपर आप लोग को अपलोड कर दिया गया है ना, वहां से एक बार देख लोगे जरा क्या लिखा हुआ है उसमें, देखोगे एक बार, ठीक है। इसमें ओरिजिनल पेपर गेट एग्जाम का देख लोगे 2010 का, ठीक है। एक मिनट रुको हम एक बार दिखाते हैं गेट का, मेरे पास ओरिजिनल पेपर शायद होगा 2010।
तो ये गेट का ओरिजिनल पेपर है। कभी थोड़ा डाउट हो ना तो ओरिजिनल पेपर निकाल के देख लिया करो, थोड़ा इतना इतना मेहनत कर लिया करो तुम लोग, ठीक है। स्टूडेंट को इतना तो एफर्ट लगाना पड़ता है, ठीक है। इसमें तो दिखा दिखा नहीं ना। सर ऊपर है। अच्छा हाँ, ये है देखो। 50। हाँ देखो, ये हम डी डी जो है ना सही था, ये डी सही है, ठीक है ना। के क्रॉस हम बोले ना डी, ये यहाँ पे देखो के डॉट एच लिखा हुआ है, के डॉट ई लिखा हुआ है, उसमें देखो क्या क्या लिख दिया हो। ओके, फिर कितना मिस्टेक हो जाता है देखते हो। ये ये सही है, ठीक है ना, डी ऑप्शन ही सही है इसका, लेकिन ये सब गलत कर दिया उसने, ठीक है। हम लोग के डॉट ई जीरो पढ़े थे ना, और के डॉट बी भी जीरो पढ़े थे, ठीक है, तो वो तो सही दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? तो इसमें से और अदर क्वेश्चंस जो है ना वो भी अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। अब चलो वेब गाइड, और इससे पहले वाले जो असाइनमेंट थे उसमें कोई क्वेश्चन है क्या? इससे पिछला जो असाइनमेंट था, अगर उसमें कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो देखो हम लोग यहाँ पे अब नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में देखो पॉइंटिंग वेक्टर बता दिया गया था आप लोग को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग मीडियम, ये सब कुछ हो गया है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, वेब गाइड, ठीक है। वेब गाइड, तो वेब गाइड देखिए डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। हम लोग जो डिस्कस करेंगे ना यहाँ पे वो रेक्टेंगुलर वेब गाइड होगा, ठीक है। दिस विल बी रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर वेव गाइड, मतलब इसका क्रॉस सेक्शन जो होगा दैट इज रेक्टेंगुलर, ओके, क्रॉस सेक्शन इज रेक्टेंगुलर, ओके, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर वेव गाइड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं ना कि इट इज मेड ऑफ, इट इज मेड ऑफ परफेक्टली कंडक्टिंग मीडियम। हम लोग एज्यूम करें कि ये परफेक्टली कंडक्टिंग मीडियम से बना हुआ है, इट इज मेड ऑफ परफेक्टली कंडक्टिंग मीडियम, ठीक है। मतलब इसके कंडक्ट या परफेक्टली कंडक्टिंग मीडियम कहने का मतलब हो गया परफेक्ट कंडक्टर, मतलब ये जो ऐसा लिखा हुआ है ना, इट मीन्स एक्चुअली परफेक्ट कंडक्टर, ठीक है। ये परफेक्ट कंडक्टर का बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए परफेक्ट कंडक्टर मीन्स हो गया कंडक्टिविटी को इन्फिनिटी एज्यूम करना होगा, कंडक्टिविटी इज इन्फिनिटी, ओके। तो कंडक्टिविटी इन्फिनिटी लोगे ना तो आप देखिए यहाँ पे हम लोग जैसे J इक्वल टू सिग्मा ई लिखते हैं, तो इसमें E इक्वल टू लिख दोगे आप J बाई सिग्मा, तो सिग्मा इन्फिनिटी है ना, तो इन्फिनिटी से डिवाइड करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो मतलब इसमें जो कंडक्टर का मटेरियल होगा उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो लेना पड़ेगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इन दी मटेरियल ऑफ कंडक्टर, ओके, ठीक है। तो ये फर्स्ट थिंग है। अब देखो हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन यूज कर रहे हैं, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट डेल बी बाई डेल टी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। डेल बी बाई डेल टी जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है ना टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड विल रिमेन कांस्टेंट। तो देखो कोई भी मान लीजिए वेव गाइड है, परफेक्ट कंडक्टर का बना हुआ है, अब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वगैरह अगर नहीं है स्टार्टिंग में, कोई मान लीजिए करंट नहीं है, तो स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहेगा ना। तो स्टार्टिंग में मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो उसके अंदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो रहेगा, ठीक है। तो ये दिस इंप्लाइज दैट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज जीरो, क्योंकि किसी भी कंडक्टर या किसी भी मटेरियल में बिल्कुल इनिशियल स्टेज में तो आप मान सकते हो ना कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, देयर इज नो करंट देन देयर विल बी नो मैग्नेटिक फील्ड। तो हम मैग्नेटिक फील्ड को स्टार्टिंग में जीरो मानेंगे तो हमेशा ही जीरो रहेगा। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, कांस्टेंट कहने का मतलब स्टार्टिंग में जीरो है तो ऑलवेज जीरो रहता है रहेगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो देखिए ये एक बेसिकली एक प्रॉपर्टी है जो परफेक्ट कंडक्टर और सुपर कंडक्टर में डिफरेंस क्रिएट करता है।
देखो सुपर कंडक्टर में क्या होता है कि मान लीजिए आपने बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हम लोग क्रिटिकल फील्ड से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं ना, तो सुपर कंडक्टर के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। ठीक है, आप जानते हैं कि सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू को कम करते जाते हैं तो एक क्रिटिकल फील्ड के बिलो जाने पे अंदर में मैग्नेटिक फील्ड सडनली जीरो हो जाता है। तो सुपर कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होता है, मतलब हाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे नॉन जीरो आता है, लो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे जीरो आता है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस इनसाइड सुपर कंडक्टर। ठीक है ना, सुपर कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। ठीक है, लेकिन परफेक्ट कंडक्टर में देखो बोला जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये इट डजंट चेंज। तो दैट इज ए डिफरेंस बिटवीन सुपर कंडक्टर एंड परफेक्ट कंडक्टर। मतलब आप कह सकते हो परफेक्ट कंडक्टर डज नॉट शो मीजनर इफेक्ट। ओके, परफेक्ट कंडक्टर, ठीक है, मतलब मीजनर इफेक्ट समझ लो कि शो कर रहा है, मतलब उसमें नॉन जीरो नहीं हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड। सुपर कंडक्टर में नॉन जीरो हो सकता है। ठीक है ना, सो परफेक्ट कंडक्टर हैज जीरो फील्ड, फील्ड्स लिख दिए जीरो फील्ड्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है अंदर में ना, यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, जीरो फील्ड्स इनसाइड इट। ठीक है, ठीक है, और ये ऑलवेज होगा, दिस इज ऑलवेज, दिस विल हैपन ऑलवेज। ओके, ठीक है, तो ये बेसिकली सिचुएशन है। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे, तो परफेक्ट कंडक्टर के अंदर ये सिचुएशन है। ओके, तो हम लोग देखिए अब अंदर में बोल दिया गया कि फील्ड जीरो है, फील्ड जीरो है ना अंदर में, तो देखिए हम लोग ये कह रहे हैं कि ई इज जीरो और बी इज जीरो। ठीक है, अब आप देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये परफेक्ट कंडक्टर है, सपोज करो, मान लो ये परफेक्ट कंडक्टर है, दिस इज परफेक्ट कंडक्टर। तो अगर मान लो ये परफेक्ट कंडक्टर है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो है और मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो है। तो देखिए ये अगर एक पॉइंट हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, इफ वी कंसीडर ए पॉइंट हियर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों जीरो है। ठीक है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का सभी कंपोनेंट भी जीरो होगा, पैरेलल कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बाउंड्री कंडीशन ये होता है कि E1 पैरेलल इज इक्वल टू E2 पैरेलल। तो अंदर में तो सभी कंपोनेंट जीरो है, तो पैरेलल कंपोनेंट भी अंदर में जीरो होगा, तो बाहर में इसका पैरेलल कंपोनेंट जीरो करना पड़ेगा। तो ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा यहाँ पे। जैसे इस पॉइंट पे आप देखोगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड के लिए याद है बाउंड्री कंडीशन बताए थे ना, V1 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू V2 परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बाउंड्री कंडीशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ पे जीरो आ रहा है। ठीक है ना, ये ठीक है, तो ये बेसिकली सिचुएशन है। ओके, ठीक है, तो मतलब कोई भी परफेक्ट कंडक्टर होगा ना, उसके बाउंड्री के नजदीक में मतलब नियर द बाउंड सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑलवेज जीरो होगा। तो यही है बाउंड्री कंडीशन। ओके, तो ध्यान रखोगे बाउंड्री कंडीशन, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन फॉर वेवगाइड, वेवगाइड के लिए जो बाउंड्री कंडीशन होगा ना, क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि वेवगाइड इज मेड ऑफ परफेक्ट कंडक्टर, तो यही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट जीरो और मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जीरो नियर सरफेस। ठीक है, तो सरफेस के नजदीक ये कंडीशन है। ठीक है, सो दैट्स द कंडीशन, दैट्स द बाउंड्री कंडीशन। ओके, ठीक है, तो अब हम लोग देखिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन फॉर वेवगाइड। ओके, तो हम लोग रेक्टेंगुलर वेवगाइड कंसीडर कर रहे हैं। सर स्लाइड बैक करना। सर आपने सुपर कंडक्टर के लिए क्या बताया था, वहां पे नॉन जीरो होगा इनसाइड है। सुपर कंडक्टर में आप लोग जानते हो ना, उसमें मैग्नेटिक फील्ड बहुत हाई कर देने पे अंदर में नॉन जीरो हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड। परफेक्ट कंडक्टर में फील्ड हमेशा जीरो है, लेकिन सुपर कंडक्टर में हमेशा जीरो नहीं होता है। उसमें एक प्रॉपर्टी होती है ना, क्रिटिकल फील्ड से ज्यादा अप्लाई करने पे फील्ड अंदर में नॉन जीरो हो जाता है सुपर कंडक्टर के अंदर। ओके, यस सर हो गया यस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे
अब हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगुलर वेवगाइड कंसीडर कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग देखो क्रॉस सेक्शन जो है ना एज्यूम कर रहे हैं, सपोज करो क्रॉस सेक्शन इसका है बेसिकली अलोंग, क्रॉस सेक्शन बेसिकली आप ऐसे कह दो कि एक्स वाई प्लेन है ये, और लेंथ जो इसका है ना, लेंथ वो बेसिकली जेड डायरेक्शन में है, ठीक है ना, लेंथ जेड डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, तो देखिए ऐसा कुछ फिगर बनेगा यहाँ पे, ये इस तरह से वेवगाइड है, ठीक है। तो ये वेवगाइड का फिगर हो गया, ठीक है, ऐसा है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि ये डायरेक्शन को सपोज कर लो एक्स डायरेक्शन एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना, दिस डायरेक्शन इज एक्स डायरेक्शन, ठीक है, और ये जो डायरेक्शन है ना इसे वाई डायरेक्शन एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आई क्रॉस जे से ये जो डायरेक्शन होगा इधर, दिस डायरेक्शन इज जेड डायरेक्शन, ठीक है ना, दिस इज जेड डायरेक्शन। तो हम लोग देखिए एक्स डायरेक्शन में जो डायमेंशन है ना इसका, इस डायमेंशन को हम लोग ए एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना, और इस डायमेंशन को बी एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग जनरली बुक्स में भी देखोगे कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी, ओके, मतलब अगर दो में जो भी ग्रेटर होगा उसको ए लिख देंगे, कभी कभी दोनों इक्वल भी हो सकता है, तो ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और ये सब जो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, देखिए ये जैसे दिख रहा है, तो ये सरफेस है वेवगाइड का, दिस इज द सरफेस ऑफ वेवगाइड, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे सरफेसेस होंगे, जैसे मान लीजिए ये भी देखिए सरफेस है वेवगाइड का, दिस इज सरफेस, ठीक है ना। अब फिर ये फ्रंट फ्रंट वाला सरफेस है, ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो सरफेस, ठीक है ना। ये ऐसे देखिए यहाँ पे इस तरह से ये जो है ना सरफेस है, ठीक है, दिस इज दिस इज द सरफेस ऑफ द वेवगाइड, ठीक है। तो ये सरफेस है वेवगाइड का, ठीक है। इसी तरह से आप अगर चाहते हैं तो इसको ऐसे ज्वाइन कर सकते हो, देखो यहाँ पे, ठीक है ना, ये ऐसे, ठीक है। तो ये सरफेस है चारों तरफ, ठीक है ना। तो अब देखिए एक ऊपर सरफेस है, इधर सरफेस है, नीचे सरफेस है, और एक बैक साइड में एक सरफेस है, ठीक है। तो ये वेवगाइड हो गया, ठीक है। तो ये सभी सरफेसेस है, मतलब ये प्लेन सरफेस रेक्टेंगुलर सरफेस है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग जैसे इसके अंदर मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट कर रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपेगेटिंग इनसाइड इट। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपेगेशन के लिए मतलब अगर प्रोपेगेट करता है तो इसका प्रोफाइल कैसा होगा, मतलब जैसे हम लोग देखते हैं ना, देखो प्रोफाइल का मतलब वेव का मतलब पैटर्न कैसा होगा, वी वांट टू नो द प्रोफाइल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनसाइड द वेवगाइड, ओके। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, वी वांट टू नो प्रोफाइल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनसाइड वेवगाइड, ठीक है ना, इनसाइड वेवगाइड। देखो प्रोफाइल जानने का मतलब ये होता है कि आप इसका पैटर्न, जैसे देखिए प्रोफाइल, ये जो डिस्कशन है ना, ध्यान रखोगे दिस डिस्कशन इज सिमिलर टू डिस्कशन ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग, ठीक है ना। देखो आप ऐसे कह सकते हो, दिस डिस्कशन इज सिमिलर टू डिस्कशन ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग, ठीक है ना। सो दिस डिस्कशन इज सिमिलर टू डिस्कशन ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग, ओके। तो देखिए जब वेव एक स्ट्रिंग पे प्रोपेगेट करता है तो आप जानते हो ना कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न बनते हैं, जैसे देखिए आप, जैसे ये स्ट्रिंग है, मान लो यहाँ पे ऐसे स्ट्रेस्ड है, तो कभी आप देखते हो कि एक सिंगल लूप बनता है, ऐसे करके सिंगल लूप बनता है, कभी ऐसा हो सकता है आप देखते हो कि यहाँ पे बेसिकली कई लूप्स ऐसे बन जाते हैं, ठीक है ना, इस तरह से कभी कभी दो लूप बन सकता है इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे एक लूप बन गया, एक ऐसे बन गया, ठीक है। तो डिफरेंट पैटर्न बनते हैं, ठीक है ना, यू गेट डिफरेंट पैटर्न। तो वही डिफरेंट पैटर्न हम लोग यहाँ पे इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं वेवगाइड के अंदर। ये स्ट्रिंग वेव का पैटर्न था, ठीक है ना, इसी को मोड्स बोलते हैं ना, दीज आर कॉल्ड मोड्स, डिफरेंट प्रोफाइल या डिफरेंट पैटर्न जो बनता है उसको मोड बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मोड देखना चाहते हैं कि किस तरह का पैटर्न बन रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ठीक है।
तो इसके लिए हम लोग ऑब्वियसली वेव इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे मान लेते हैं वेव इधर जा रहा है जेड डायरेक्शन में, वेव इज प्रोपगेटिंग इन जेड डायरेक्शन। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखोगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, तो आपको ऐसे लिखना होगा ई नॉट, और ये जो है ना फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई होगा ई टू द पावर आयोटा के जेड और माइनस ओमेगा टी। यू विल हैव टू राइट लाइक दिस, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिखेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड जो लिखा जाएगा यहाँ पे बी इज इक्वल टू बी नॉट, और ये भी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई होगा, क्योंकि इसके अंदर जो है ना देखो यहाँ पे प्लेन वेव जरूरी के अंदर बन रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बाउंड्री कंडीशन भी सेटिस्फाई कराना है ना। देखो इधर ये बाउंडेड मीडियम है, हम लोग जब नॉन कंडक्टिंग मीडियम वगैरह में डिस्कस कर रहे थे ना, तो वो अनबाउंडेड मीडियम था, मतलब मीडियम का एक्सटेंशन इनफाइनाइट था, ठीक है। तो उसमें एम्पलीट्यूड को आप कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हो, लेकिन इसमें देखो क्या है कि हमें यहाँ पे भी कंडीशन सेटिस्फाई कराना है। एक्स, ये बेसिकली वाई जेड प्लेन है, इधर जेड है और ये वाई है, तो वाई जेड प्लेन में एक्स जीरो होता है, यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो पे, और फिर ये जो प्लेन है ना वो एक्स इक्वल टू ए पे। तो कुछ बाउंड्री कंडीशन हमें एक्स इक्वल टू जीरो पे सेटिस्फाई कराना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट जीरो करना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे हमें बेसिकली यहाँ पे भी बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई कराना होगा, ठीक है ना। तो दो दो जगह बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई कराना है ना, तो हमको ये एम्पलीट्यूड को एज ए फंक्शन ऑफ एक्स तो कंसीडर करना पड़ेगा, एज ए फंक्शन ऑफ वाई भी कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है ना। इधर कोई बाउंड्री नहीं है, देखो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है आगे जो है ना, इट इज एक्सटेंडिंग अप टू इन्फिनिटी। तो इधर कोई बाउंड्री नहीं है यहाँ पे, ये बिल्कुल इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा है, तो इसीलिए एम्पलीट्यूड को जेड का फंक्शन नहीं रखा गया है, ठीक है ना। बट वेव इज प्रोपेगेटिंग इन जेड डायरेक्शन, तो इसको ऐसे तो लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे, ठीक है ना। यू विल हैव टू राइट लाइक दिस आयोटा, और यहाँ पे के जेड और माइनस ओमेगा टी, ठीक है। तो ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से लिखा जा रहा है, ओके। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये देखिए वेक्टर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को जो है ना एज ए वेक्टर लिखा गया है, ठीक है ना। तो अब हम जैसे इसमें अगर वेव इक्वेशन लिखते हैं, देखो वेव इक्वेशन लिखोगे, अंदर में वैक्यूम है, समझ रहे हो ना, वी आर अज्यूमिंग इनसाइड इट इज ए वैक्यूम। तो यहाँ पे वेव इक्वेशन आप ऐसे लिखोगे डेल स्क्वायर ई, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1/c², और फिर यहाँ पे d2e और बाई dt², ऐसा हो जाएगा। तो देखो डेल स्क्वायर ई जो होता है ना, वो उसको आप ऐसे लिखते हो ना d2e/dx² और प्लस d2e/dy² और प्लस d2e और बाई dz² इज इक्वल टू 1/c² और d2e/dt², ठीक है ना, ये लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए हम लोग जो है ना ये जानते नहीं है कि हाउ ई डिपेंड्स ऑन एक्स एंड वाई, दैट इज नॉट नोन, वही तो निकाल लेंगे तो हमें इसका प्रोफाइल पता चल जाएगा ना, तो उसी को तो फाइंड करना है हमें कि हाउ ई डिपेंड्स ऑन एक्स एंड वाई, ओके। तो हम लोग अभी एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, तो हम इसमें और इसमें नहीं सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना। बट हियर आई एम सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ई। तो यहाँ पे ई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे ना, तो देखिए z यहाँ पे है, ये दो बार डिफरेंशिएट होगा तो आयोटा के का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, सो यू विल गेट आयोटा के होल स्क्वायर हियर, ओके। तो कुछ इस तरह का टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ऐसा, और फिर से वापस ये ई बन जाएगा, ओके, यू विल गेट बैक ई। तो ये बेसिकली आप देखिए ऐसा हो जाएगा कि इट विल बिकम d2/dx² और प्लस d2/dy², और यहाँ से दो बार डिफरेंशिएट होगा ना तो ये -k² हो जाएगा, ठीक है ना, -k²। और यहाँ पे टाइम वाले टर्म को डिफरेंशिएट करोगे तो इससे ओमेगा² बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, और ये c², तो इट विल बिकम ओमेगा² c²। तो इसको इस साइड ले आओगे ना, यहाँ पे माइनस, इसमें भी आयोटा का होल स्क्वायर आएगा, माइनस आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ओमेगा²/c², इधर आकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। एंड इन ऑल दिस टर्म्स ई विल बी कॉमन, दैट विल बी 0, ठीक है ना। तो ये इस तरह का इक्वेशन आ गया, ठीक है। देखो आप यहाँ पे समझ रहे हो ना, इसको डिफरेंशिएट करोगे आयोटा ओमेगा दो बार आएगा, आयोटा ओमेगा का होल आयोटा² विल गिव यू -1, ओके। तो आयोटा² गिव्स यू -1, ठीक है ना, तो वो माइनस को इस साइड ले आओगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, इट विल बिकम प्लस, ठीक है। तो यहाँ से देखिए d2/dx² और प्लस d2/dy², ठीक है, और प्लस ये ओमेगा²/c² और -k², और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, दैट इज इक्वल टू 0। इसी को बेसिकली बोला जाता है इक्वेशन ऑफ, तो सिमिलर इक्वेशन मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी आ जाता है, ठीक है ना, एग्जैक्टली सिमिलर इक्वेशन होगा ऐसा, d2/dx² प्लस d2/dy²
और प्लस ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और माइनस के स्क्वायर, और यहाँ पे बी इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग बेसिकली इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वेवगाइड बोल देते हैं, ठीक है ना। सो इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वेवगाइड, ठीक है ना। वेवगाइड में ये इक्वेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ठीक है। तो अब देखिए तो जो भी डिस्कशन होगा ना एग्जाम में भी, जानते हो एक बार नेट एग्जाम में डायरेक्ट ये इक्वेशन दे दिया गया था, दिस इक्वेशन वाज डायरेक्टली गिवन, और बोल दिया गया ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए बोल दिया गया। तो समझ लो कि वो उस क्वेश्चन में जानते हो थ्योरी डायरेक्ट पूछ दिया गया था, ठीक है। जो भी आप थ्योरी पढ़ते हो ना, तो बेसिकली इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं हम लोग थ्योरी में। अच्छा, आप देखिए ये वेक्टर है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, इसको हम लोग चाहते हैं ना तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स लिए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग देखो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ये जो वेक्टर लिखा हुआ है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई नॉट, ठीक है। ई नॉट जो लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग देखो ऐसे लिख दे रहे हैं ई एक्स आई कैप और प्लस ई वाई जे कैप और प्लस ई जेड और के कैप। तो आप समझ रहे हैं, देखिए इसमें ये एक्स वाई का फंक्शन है, दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो ये सभी एक्स वाई का फंक्शन है, ओके। ये सभी फंक्शन ऑफ, ये सारे फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई होंगे, ठीक है। तो ओके, तो इसलिए अभी ध्यान रखोगे ई एक्स ई वाई ई जेड जो लिखा गया ना, उसमें हम लोग ई एक्स ई वाई ई जेड ई नॉट के कंपोनेंट को बोला जा रहा है, ई का कंपोनेंट नहीं बोला जा रहा है। ई हम ई का कंपोनेंट कंसीडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम ई नॉट का कंपोनेंट कंसीडर कर रहे हैं। तो देखो ई के जगह पे हम ई नॉट लिखेंगे। अब यहाँ पे ये सब टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन वगैरह तो हो चुका है ना, तो वो उतना रेलिवेंट है नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। हम चाहते हैं तो यहाँ पे ई नॉट भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना, क्योंकि इसका इस टर्म का डेरिवेशन तो सॉरी डेरिवेटिव तो लिया जा चुका है, अब वो टर्म यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर आ गया है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं ना, यहाँ पे देखो डेरिवेटिव करने के बाद अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट ई नॉट भी लिख सकते हो, बी नॉट भी लिख सकते हो इफ यू वांट, दो ये भी अलाउड है, ठीक है ना, ऐसा भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पे चाहते हैं ना, तो ये वेक्टर इक्वेशन है, तो कंपोनेंट जैसे एफ, देखिए न्यूटन इक्वेशन होता है ना, एफ इज इक्वल टू एम ए, ये वेक्टर में लिखा हुआ है, तो इसको आप ऐसे भी लिख देते हो ना, एफ एक्स इक्वल टू एम ए एक्स, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है ना, वी राइट लाइक दिस ऑल्सो। तो देखिए क्या होता है कि एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स जब आप लिखते हैं, ठीक है, तो ये एक्स कंपोनेंट हो गया। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मोस्टली जानते हो अगर हम कंसीडर जेड कंपोनेंट, कंसीडर जेड कंपोनेंट, ठीक है, तो जेड कंपोनेंट के लिए हम लोग लिखेंगे ना, तो देखो इस तरह से आ जाएगा डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी टू बाई डी वाई स्क्वायर और प्लस यहाँ पे ओमेगा बाई सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ई जेड इज इक्वल टू 0। अच्छा ध्यान रखोगे ई जेड में ये जो है ना बेसिकली एम्पलीट्यूड का जेड कंपोनेंट है, तो इस तरह से लिखा जा सकता है, और यहाँ पे हो जाएगा डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर और प्लस डी टू बाई डी वाई स्क्वायर और प्लस ओमेगा बाई सी का होल स्क्वायर और माइनस के स्क्वायर, यहाँ पे बी जेड। तो अगर हम z कंपोनेंट कंसीडर किए ना, तो ये निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पे वेवगाइड में ये शो किया जा सकता है कि वी कैन एक्सप्रेस ई एक्स ई वाई और बी एक्स एंड बी वाई। ग्रिफिथ की बुक में कुछ फॉर्मूला इसके लिए डेवलप किया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन वो नेसेसरी नहीं, वो जरूरी नहीं है फॉर्मूला, ठीक है ना, हम शॉर्टकट में बता दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है। देखो वी कैन एक्सप्रेस ई एक्स ई वाई, बी एक्स बी वाई एंड बी वाई इन टर्म्स ऑफ ई जेड एंड बी जेड, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखोगे कि देखो ई एक्स ई वाई, बी एक्स बी वाई, इन सबको जो है ना आप एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ई जेड एंड बी जेड। तो इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो ई जेड बी जेड है, ठीक है। ई जेड बी जेड ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेवगाइड के डिस्कशन में, क्योंकि ई जेड बी जेड निकल जाने पे ये भी निकल जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ई जेड बी जेड के टर्म में इक्वेशन को लिखा गया है यहाँ पे, ओके, ठीक है। तो अब देखिए क्या बोलते हैं, हम लोग देखो यहाँ पे एज्यूम कर रहे थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपेगेटिंग इन जेड डायरेक्शन, और हम देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जेड कंपोनेंट भी कंसीडर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी प्रोपेगेशन का डायरेक्शन
का अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के साथ डॉट करेंगे ना तो ये जीरो नहीं आएगा यहाँ पे, ओके, इट विल नॉट गिव यू जीरो, ठीक है। तो इस केस में आप ध्यान रखोगे कि इसमें जो है ना ई डॉट के यहाँ पे जैसे हम लोग लिखते हैं ना फ्री स्पेस में जब लिख रहे थे तो ई डॉट के जीरो लिख रहे थे, यहाँ पे ये जीरो नहीं है, ठीक है ना, और बी डॉट के भी जीरो नहीं है। तो मतलब वेवगाइड के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना वो ट्रांसवर्स नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट, वेव इज नॉट ट्रांसवर्स, वेव इज नॉट ट्रांसवर्स, वेव जो है ना ट्रांसवर्स नहीं है, ओके, ठीक है। तो ये सिचुएशन है, ओके। तो अब देखो यहाँ पे, तो अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। देखो एक बार फिर से इस चीज पे ध्यान दोगे, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि हम लोग कह रहे हैं ई एक्स ई वाई बी एक्स बी वाई कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ ई जेड बी जेड। तो ई जेड बी जेड इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर हम ई जेड बी जेड दोनों को जीरो कर देंगे ना तो सारा कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड सब जीरो हो जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड सभी को जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब वेव एग्जिस्ट नहीं करता है फिर उस केस में, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि वेवगाइड के डिस्कशन में हम लोग, ठीक है, हम लोग ई जेड कैन नॉट बी जीरो और बी जेड कैन नॉट बी जीरो, दोनों साइमल्टेनियसली जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इससे जीरो होने पे पूरा फील्ड जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इजेड जब जीरो होता है ना, जैसे मान लीजिए आपने इजेड को जीरो कर दिया तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जैसे वेव इधर जा रहा है ना, वेव इधर जा रहा है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर मान रहे हैं, तभी इजेड जीरो हो सकता है। और मैग्नेटिक फील्ड भी इसके परपेंडिकुलर अगर ऐसे लोगे ना, मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो परपेंडिकुलर टू प्रोपेगेशन डायरेक्शन, तो बीजेड भी जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो जब दोनों परपेंडिकुलर हो जाते हैं, जैसे प्रोपेगेशन डायरेक्शन इधर है, आप ई भी परपेंडिकुलर ले रहे हो बी भी परपेंडिकुलर ले रहे हो, तो दोनों कंपोनेंट जीरो आ जाएंगे, तो इसको ट्रांसवर्स वेव बोला जाता है, दिस इज कंप्लीट ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। या इसको थोड़ा क्लैरिटी के साथ बोलते हैं ना तो बोल देते हैं कि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, मतलब ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी ट्रांसवर्स है और मैग्नेटिक फील्ड भी ट्रांसवर्स है। तो इसको देखो इस तरह से लिखा जाता है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक मोड डज नॉट एग्जिस्ट इन हॉलो वेवगाइड। टीई, इसको टीईएम मोड बोलते हैं। इसका मतलब यही होता है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी ट्रांसवर्स है, मैग्नेटिक फील्ड भी ट्रांसवर्स है, ठीक है ना। मतलब इस तरह केस नहीं हो सकता है कि जैसे के वेक्टर इधर है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ट्रांसवर्स और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ट्रांसवर्स हम दिखा दे रहे हैं कि ये भी देखो 90 डिग्री पे है और ये भी 90 डिग्री पे है। दिस इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है वेब इनसाइड वेवगाइड, ठीक है, नॉट पॉसिबल इनसाइड हॉलो वेवगाइड, ओके। तो ये ध्यान रखोगे टीईएम मोड डज नॉट एग्जिस्ट। अब हम लोग देखो यहाँ पे एक दूसरा मोड कंसिडर कर रहे हैं, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड। तो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसवर्स हो जाएगा, मतलब ऐसा होगा कि, ठीक है ना, देखो जैसे ये प्रोपिगेशन डायरेक्शन हो गया, ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड ये इससे 90 डिग्री पे है, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड। मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसवर्स ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी समथिंग लाइक दिस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जिसमें ये थीटा है ना, थीटा इज नॉट 90 डिग्री, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसवर्स नहीं होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का देखो ये ट्रांसवर्स हो रहा है, इसका जेड कंपोनेंट जीरो हो जाएगा यहाँ पे, इस केस में बीजेड जो है ना वो जीरो है, लेकिन ईजेड जो है वो जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। उसी तरह से एक होता है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड। तो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड में हम लोग मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना इस पर ट्रांसवर्स है, ये 90 डिग्री है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है ना ये कुछ ऐसा हो सकता है, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, दिस एंगल इज थीटा, और थीटा यहाँ पे 90 डिग्री के 90 डिग्री नहीं है। तो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड में EZ इज इक्वल टू जीरो होगा, और इसमें BZ जो है वो जीरो नहीं है, BZ इज नॉट जीरो, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, ठीक है, सो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड, ट्रांसवर्स, तो ये कुछ मोड्स के डेफिनेशन है। कभी कभी एग्जाम में जानते हो, एक दो बार गेट एग्जाम में ये डेफिनेशन को डायरेक्ट पूछ दिया गया कि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड में होता क्या है, ठीक है ना, तो डायरेक्टली ये डेफिनेशन पूछ दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग देखो डिस्कशन करने जा रहे हैं ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड का, ठीक है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का जेड कंपोनेंट जीरो है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट जीरो नहीं है। तो अब हम लोग देखो यहाँ पे डिस्कशन फॉर
ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड। ठीक है, तो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड का डिस्कशन है, इसमें EZ इज नॉट जीरो। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसवर्स है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का Z कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इक्वेशन ऑफ वेव लिख दो आप, इक्वेशन ऑफ वेव। तो इक्वेशन ऑफ वेव आप लिखेंगे तो इसमें देखिए ऐसा लिखा हुआ है d2/dx² प्लस d2/dy²। ठीक है, और प्लस ω/c का होल स्क्वायर और माइनस k²। ठीक है, और इनटू EZ इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बेसिकली इक्वेशन आ गया। ओके, ठीक है, तो ये बेसिकली इक्वेशन है। ठीक है, अब ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है ना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। ठीक है, तो हमें इसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से कर सकते हो। ठीक है ना, देखो इसका सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाना पड़ेगा। ये जैसे EZ लिखा हुआ है ना, इसको दो पार्ट में, मतलब EZ इज फंक्शन ऑफ x एंड y। ठीक है ना, इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दोगे। मान लीजिए सब फंक्शन ऐसे f1 लिख दिया गया, फंक्शन ऑफ x, और यहाँ पे f2 फंक्शन ऑफ y लिख देंगे। ठीक है, और तो इसे ऐसे लिखोगे ना तो देखो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, f2 इसमें बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा d2f1 बाई dx², प्लस इसमें f1 बाहर हो जाएगा, इसमें d2f2 बाई dy² हो जाएगा, और प्लस ω² और माइनस k², और यहाँ पे f1 इंटू f2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये सिचुएशन है। तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए ऐसे, देखिए डिवाइड बाय f1 इंटू f2, तो ये बन जाएगा, देखो यहाँ पे f1 इंटू f2 से डिवाइड करोगे f2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/f1 और d2f1 बाई dx²। देखो ये एक्चुअली जब आप ये पुट कर रहे हो ना तो ये तो पार्शियल डेरिवेटिव है, तो सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन होगा, और ये सिर्फ x का फंक्शन है। ठीक है ना, तो x का फंक्शन है तो इसलिए अब पार्शियल लिखने की जरूरत नहीं है, फुल डेरिवेटिव लिख दिया गया। इसको हम लोग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कहते हैं ना, दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है। ठीक है, सो वी आर डूइंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हियर नाउ। ओके, तो ये है सिचुएशन। तो 1/f2 और यहाँ से देखिए d2f2 बाई dy² हो जाएगा, प्लस ω²/c² और माइनस k² दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये लिखना होगा। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे हम लोग पहले भी कई बार पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस कर चुके हैं। ये टर्म आप देखो, और ये टर्म, ये सिर्फ फंक्शन ऑफ x है और ये सिर्फ फंक्शन ऑफ y है, और ये सब कांस्टेंट है। तो इस तरह का इक्वेशन सेटिस्फाई तभी होता है जब ये सेपरेटली कांस्टेंट होगा और ये भी सेपरेटली कांस्टेंट होगा। तो इसको कुछ आप ऐसे एज्यूम कर लोगे, दिस इज समथिंग -α² और दिस इज सम -β²। ठीक है ना, इसका ऐसे कुछ β² आप एज्यूम कर लोगे। ठीक है, तो ये एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम लोग देखो यहाँ पे इसको मान लो इक्वेशन 1 कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से आ जाएगा 1/f1 और d2f1 बाई dx² इज इक्वल टू -α²। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा ऐसा, देखो d2f1 बाई dx² और प्लस α² इंटू f1 इक्वल टू 0। देखो ये इतना समझ में आया सभी को ना, ये मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके LHS में इसको ले आया गया। ठीक है, सो वी आर गेटिंग दिस। अब आप बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसका सॉल्यूशन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, e⁻i⁴ है, i⁴ और e⁻−i⁴। ठीक है ना, तो हम इसको जानते हो साइन को साइन में अगर लिख देंगे ना तो इसका सॉल्यूशन ऐसे लिखा जाता है, देखो C1, ठीक है ना, और cos αx और प्लस C2 और sin αx। ठीक है, ये लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये जो हम लोग F1 निकाल रहे हैं ना, F1 इज पार्ट ऑफ EZ एक्चुअली, ये EZ का पार्ट है। ठीक है, तो अब आप देखिए हमारा जो वेवगाइड है ना, वेवगाइड का जो सरफेस दिया हुआ है, आप देखिए यहाँ पे, इसको बार बार हम नहीं बना रहे हैं, ये जो बना हुआ है फिगर देखो यहाँ पे, तो हम लोग बाउंड्री कंडीशन जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट नियर द सरफेस 0 होता है। तो जैसे ये आप देखिए यहाँ पे ये जो सरफेसेस हैं, ठीक है, इस सरफेस की अगर हम बात करें, एक्स डायरेक्शन में सॉल्व कर रहे हैं ना, तो ये सरफेस है x इक्वल टू a, और ये जो सरफेस है ना ये x इक्वल टू 0 है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट देखिए, Ez तो इस डायरेक्शन में होगा ना, ऐसे Ez इधर है, दिस इज Ez, यहाँ पे Ez इधर है अंदर में। ठीक है ना, Ez ऐसा है, तो Ez आप देखिए दोनों सरफेसेस के पैरेलल है।
और हम जानते हैं कि नियर द सरफेस ऑफ ए परफेक्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैरेलल कंपोनेंट होता है ना सरफेस के, तो ये जो इजेड है वो दो इस सरफेस के भी पैरेलल है और इस सरफेस के भी पैरेलल है। तो हमें पता है, इसका मतलब ये बाउंड्री कंडीशन ये होगा कि x इक्वल टू 0 सरफेस पे भी इजेड 0 होना चाहिए और x इक्वल टू a पे भी इजेड 0 होना चाहिए, ठीक है ना। ये बाउंड्री कंडीशन होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट 0 होता है। तो हम ये लिखेंगे x इक्वल टू 0 वाले सरफेस पे इजेड जो है ना 0 है। अब इजेड को 0 करना है तो हम f1 को 0 कर देंगे, f1 0 हो जाएगा। तो ये दिस इंप्लाइज दैट f1 शुड बी 0, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पे f1 0 करना है। तो देखो यहाँ से x 0 करोगे ये टर्म 0 हो गया, x 0 करने पे ये 1 आ जाएगा और f1 0 करोगे तो दिस इंप्लाइज दैट c1 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो इसीलिए f1 जो है ना c1 0 कर दोगे तो यहाँ पे c2 और यहाँ पे साइन अल्फा x आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए फिर से यहाँ पे x इक्वल टू a पे ez 0 है, ठीक है। x इक्वल टू a पे ez 0 है तो दिस इंप्लाइज दैट कि यहाँ पे f1 भी 0 करना पड़ेगा x इक्वल टू a पे। तो x इक्वल टू a पे f1 0 कर दोगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा c2 और यहाँ पे साइन अल्फा a हो जाएगा, ठीक है। तो साइन अल्फा a 0, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा a इक्वल टू कितना होगा, अल्फा a साइन अल्फा c2 तो 0 नहीं हो सकता है ना अब, क्योंकि c2 0 करने पे तो सब कुछ 0 ही हो जाए। तो अल्फा a का n वैल्यू पाई कितना निकला, हाँ n पाई हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ऐसे कुछ m पाई लिख देते हैं, m इज इंटीजर, ठीक है ना। अच्छा m का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट कहाँ से होगा, बताइए। m का वैल्यू m कितना क्या क्या अलाउड होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ से f1 इज इक्वल टू हमारा फिर निकल जाएगा c2 और हम अल्फा का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे ना तो अल्फा इज इक्वल टू देखो m पाई बाई a होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अल्फा के वैल्यू तो m पाई x, सॉरी यहाँ पे साइन है साइन और यहाँ से m पाई x अपॉन a, ठीक है। तो ये f1 का वैल्यू निकल गया, ठीक है ना। तो इस जिस तरह से हम f1 निकाले ना एग्जैक्टली सिमिलर मैनर में हम f2 भी निकाल सकते हैं सिमिलरली f2। तो f2 जब निकाला जाएगा ना तो ये भी ऐसे ही कुछ निकल जाएगा, मान लो यहाँ पे समथिंग c4 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये साइन यहाँ पे मान लो n पाई y बाई b आ जाएगा बस, ठीक है ना। और यहाँ पे बीटा जो हम लोग लिख रहे थे ना, बीटा इज इक्वल टू इसमें बीटा निकल जाएगा हमारा n पाई और बाई b, ठीक है। ओके तो आप बताइए इसमें n और m का क्या वैल्यू अलाउड होगा, व्हाट आर द वैल्यूज फॉर n एंड m। 0 0 0 0 0 क्यों, मतलब 0 1 2 3 सब होगा ना। यस 0 1 या हम ऐसे जब लिखते हैं यहाँ पे तो m इंटीजर होता है ना, तो 0 1 2 3। लेकिन देखो इसमें क्या होगा, क्योंकि साइन फंक्शन है ना यहाँ पे, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में आपको याद है ना, जैसे हम लोग पार्टिकल में बॉक्स पढ़ रहे थे, पार्टिकल बॉक्स में तो इसमें विड्थ a था तो हमारा वेव फंक्शन कितना निकला था, याद है ना। वेव फंक्शन इज इक्वल टू नॉर्मलाइज वेव फंक्शन ऐसे था 2 बाई a और यहाँ 2 पे था by a साइन, sin n pi by a into x. हाँ n पाई x अपॉन a, ऐसे था ना, ये था ना फॉर्मूला। तो इसमें n कहाँ से स्टार्ट करते थे, n स्टार्टिंग क्या था, 0 0 1 से अरे 0 से नहीं होता है, 0 करने पे तो सब पूरा ये 0 हो जाएगा ना, आप लोग 1 थोड़ा से भी साई 0 यस हाँ। होगा। n इक्वल टू 0 पे पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाता है। इसमें ग्राउंड स्टेट जो लिख रहे थे ना वो 0 नहीं था, n इक्वल टू 1 था, ठीक है ना। क्योंकि n इक्वल टू 0 लिखने पे ये वेव फंक्शन 0 हो जाएगा ना, जब पार्टिकल है तो उसका वेव फंक्शन फिर हर जगह पे 0 कैसे हो सकता है। वेव फंक्शन किसी एक पॉइंट पे 0 हो सकता है, मान लीजिए जैसे बाउंड स्टेट होता है तो इन्फिनिटी पे 0 हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसे नहीं कि हर जगह पे 0 हो जाएगा तो मतलब पार्टिकल फिर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें जैसे लिखते हैं ना कि n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, वैसे ही यहाँ पे भी देखिए अगर हम n 0 लिखेंगे ना या m 0 लिखेंगे तो f1 f2 0 आ जाएगा। f1 f2 0 आने का मतलब पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ही डायरेक्टली 0 हो गया, तो फिर कोई डिस्कशन ही नहीं होगा अगर 0 हो जाएगा तो इसीलिए इसमें जो है ना ये नहीं कहते हैं कि ये 0 होगा। इसमें n और m जो होगा ना, n और m का वैल्यू अलाउड होगा 1 2 3 है ना एंड सो ऑन, 0 अलाउड नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये f1 f2 निकल गया। अब आप देखिए हम लोग ez जो लिखे हुए थे ना, ez था f1 मल्टीप्लाइड बाई f2, तो ez इसलिए लिखा जाएगा, ez जब लिखोगे ना तो दोनों का मल्टीपल आ जाएगा, तो इन दोनों का मल्टीपल करोगे तो सम कांस्टेंट आ जाएगा। मान लो इसको ऐसे कुछ कुछ लिख देते हैं, मान लीजिए ई नॉट या कुछ ए लिख दो, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, कांस्टेंट ही तो लिखना है ना। तो ये इसका कांस्टेंट और इसका कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन एम पाई एक्स बाई ए और इंटू साइन एन पाई
y by b, ठीक है। तो ये EZ का फॉर्मूला है, दैट्स द फॉर्मूला ऑफ EZ। तो साइन m पाई x by a और साइन n पाई y by b, ठीक है ना। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है ना, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, दिस यू विल हैव टू मेमोराइज, ओके, रिमेंबर इट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इस फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। ठीक है, मतलब जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना लगभग इसी से समझ लीजिए सॉल्व होता है, ठीक है। तो ये आप देखिए EZ निकाल रहे हैं ना, इसका मतलब ये यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है, मतलब ये ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड है। ट्रांसवर्स मैग्नेटिक में EZ निकालते हैं, वही ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक करेंगे ना तो उसमें BZ निकाला जाता है फिर, ठीक है। ओके, तो EZ निकल गया। अब देखो कुछ कुछ हम लोग जो पहले फॉर्मूले लिखे थे ना उस पर वापस जाते हैं, ठीक है। देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे अल्फा का वैल्यू निकाल लिए, बीटा का वैल्यू निकाल लिए, तो हम जो इक्वेशन 1 लिखे थे ना, यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 में ये अल्फा इसकी जगह लिखना है माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आप देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, देखिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस ओमेगा बाई सी का होल स्क्वायर और माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू ये 0 लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए ये दिस वन, इसके माइनस अल्फा। तो अल्फा बीटा हमने लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए के जब निकालोगे ना आप, के इज इक्वल टू, तो रूट अंडर ये ओमेगा, ये के इस साइड आ जाएगा तो ये ओमेगा बाई सी का होल स्क्वायर हो गया, और अल्फा, ठीक है ना, अल्फा का वैल्यू हमने निकाल लिया है, देखो एम पाई बाई ए का होल स्क्वायर और ये है एन पाई बाई बी का होल स्क्वायर, ठीक है, एन पाई बाई बी का होल स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना। सो दैट्स दी अल्फा एंड बीटा, ओके, एम पाई बाई ए एन पाई बाई बी, ओके। तो ये बेसिकली इसे हम लोग बोलेंगे डिस्पर्शन रिलेशन, क्योंकि देखिए ओमेगा और के में जो रिलेशन होता है ना दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन रिलेशन। तो दिस इज डिस्पर्शन रिलेशन फॉर वेवगाइड, ठीक है। अब देखो जैसे कंडक्टर में हम लोग देख रहे थे ना कि के अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है तो उसमें डिके होने लगता है। जैसे हम लोग कंडक्टर में पढ़े थे, के में अगर ऐसा आ गया, के का दो पार्ट है, अगर जैसे के इज इक्वल टू के रियल और प्लस आयोटा और इंटू के इमेजनरी, तो आप देख रहे थे कि इमेजनरी पार्ट की वजह से ही डिके आ रहा था उसमें। हम लोग कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे थे तो ऐसा कुछ आ रहा था, ई नॉट और फिर माइनस के आई इंटू जेड, के का इमेजनरी पार्ट इंटू जेड, ऐसा लिखा जा रहा था, ठीक है ना। सो बिकॉज ऑफ इमेजनरी पार्ट देयर वाज ए डिके, ठीक है ना। तो इमेजनरी पार्ट की वजह से डिके हो रहा था। तो इसलिए जानते हो अगर इसमें भी यहाँ पे भी अगर के में इमेजनरी टर्म आ गया ना तो फिर डिके होने लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए वे हम लोग इसमें ये कहते हैं कि वेव प्रोपेगेट तभी करेगा जब के रियल होना चाहिए, के शुड बी रियल, ओके। तो आप ये कह सकते हो कि वेव विल प्रोपेगेट inside वेवगाइड, ठीक है, इफ, ठीक है, इफ के इज रियल, क्योंकि हम लोग कंडक्टर में देख चुके हैं ना के कॉम्प्लेक्स होने पे डिके होना स्टार्ट हो जाता है, तो के रियल होना चाहिए। के रियल तभी हो सकता है इफ इनसाइड टर्म इज पॉजिटिव, ओके। तो इसलिए देखो यहाँ पे इसका मतलब इसलिए ऐसा होगा कि ओमेगा बाई सी का होल स्क्वायर जो है ना, दिस शुड बी ग्रेटर देन एम पाई बाई ए होल स्क्वायर और प्लस एन पाई बाई बी होल स्क्वायर, तो इससे ग्रेटर होना चाहिए। ये जो ओमेगा बाई सी है ना, ये टर्म इन दोनों के सम से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो कि ओमेगा शुड बी ग्रेटर देन रूट अंडर, देखो यहाँ से पाई इन दोनों में कॉमन है तो पाई और इधर से सी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट शुड बी ग्रेटर देन एम बाई ए होल स्क्वायर और प्लस एन बाई बी होल स्क्वायर। सो ओमेगा शुड बी ग्रेटर देन दिस यूनिट। तो देखो ओमेगा के इससे कंपैरिजन चल रहा है ना, तो ये भी मतलब इसका भी यूनिट जो होगा ना ओमेगा का ही होगा। तो इसको एक नेम दे दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको ओमेगा सी बोल देते हैं, दिस इज कॉल्ड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको हम लोग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। तो मतलब ओमेगा शुड बी ग्रेटर देन ओमेगा सी, मतलब आप ऐसे कह सकते हो ओमेगा शुड बी ग्रेटर देन ओमेगा सी, और ओमेगा सी का ये फॉर्मूला है पाई सी और रूट अंडर एम बाई ए का होल स्क्वायर और प्लस एन बाई बी का होल स्क्वायर। कभी कभी एग्जाम में जानते हो डायरेक्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए भी बोल दिया जाता है, तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखोगे, दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, ओके।
तो ओमेगा शुड बी ग्रेटर देन ओमेगा सी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चन तो इसी से सॉल्व होते हैं। नेट एग्जाम के 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो डायरेक्टली इस फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं। ओके, ठीक है। तो ये टॉपिक जानते हो, देखो हम आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए डिस्कशन बता दिए कि कैसे कैलकुलेशन होता है इसमें, लेकिन अल्टीमेटली जानते हो एग्जाम के जो क्वेश्चन है ना, वो समझ लीजिए कुछ भी नहीं है, बस आप 2 फॉर्मूला याद करके चले जाओ, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक ये फॉर्मूला, ठीक है ना, ये, और एक ये फॉर्मूला, ठीक है ना। और थोड़ा बेटर होगा कि आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो था ना स्टार्टिंग में, ये वाला, इसको भी याद रखते हो तो ज्यादा बेटर होगा ये, ठीक है ना। ये तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर ध्यान में रखते हैं तो ज्यादा बेटर है, अदरवाइज ये 2 फॉर्मूले से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और इसको हम एक और फॉर्मूला यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें जो है ना, इसमें से अगर हम क्या बोलते हैं, जैसे 1/c अगर हम कॉमन ले लें, देखो ये 1/c जो है ना, 1/c² कॉमन बाहर निकाल दे तो यहाँ पे ओमेगा बचेगा, और इधर अभी c² से मल्टीप्लाई करना होगा तो माइनस साइन कॉमन ले लोगे, ठीक है ना। तो ये जो अबव इक्वेशन है ना, उसको आप ऐसे लिख सकते हो, यू कैन राइट, ठीक है, डिस्पर्शन रिलेशन। देखो जिसको हम लोग देखो ओमेगा और के के बीच में जो रिलेशन है उसको डिस्पर्शन रिलेशन कहते हैं। तो डिस्पर्शन रिलेशन कैन बी री रिटन एज, इसको आप री राइट कर सकते हैं डिस्पर्शन रिलेशन को, आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ओमेगा जो लिखा हुआ है ना, सॉरी, इसमें के जो लिखा हुआ है, के इज इक्वल टू, इसे आप 1/c और रूट अंडर, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा। और यहाँ से देखिए आप, अगर इसमें से आप 1/c कॉमन ले लिया तो इधर c मल्टीप्लाई हो गया, तो आप देखो c बेसिकली, c इसका स्क्वायर कर दोगे ना, ये जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वही तो आ जाएगा ना, c² पाई² ये सारा टर्म मिलकर के कट ऑफ फ्रीक्वेंसी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली यहाँ पे ओमेगा सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो ये डिस्पर्शन रिलेशन कभी कभी हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये आप देखिए डिस्पर्शन रिलेशन निकल गया। ओके, अब देखिए डिस्पर्शन रिलेशन निकल गया तो हम लोग पहले, याद है हम लोग क्वांटम जब पढ़ रहे थे तो उस टाइम हम लोग फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी डिफाइन किए थे, तो यहाँ पे हम लोग फेज वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। फेज वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी ओमेगा पी डिफाइन कर, सॉरी वीपी डिफाइन कर दो, दैट इज ओमेगा बाई के, ठीक है ना। तो k का ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तो दिस विल बिकम इक्वल टू c और डिवाइडेड बाय रूट अंडर, k का वैल्यू पुट करोगे ना c ऊपर आ जाएगा, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस, और एक ओमेगा भी है यहाँ पे, ठीक है ना, ओमेगा c का होल स्क्वायर। तो इसमें से अगर हम ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं ना, तो ये देखिए vp इज इक्वल टू हो जाएगा c डिवाइडेड बाय रूट अंडर, ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस ओमेगा c बाई ओमेगा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज फेज वेलोसिटी, यही है फेज वेलोसिटी, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग एक टर्म इसमें डिफाइन करेंगे, ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है। तो देखो हम ग्रुप वेलोसिटी के बारे में पहले ही बता चुके हैं कि ये बेसिकली वेलोसिटी होता है विथ विच वेव पैकेट प्रोपेगेट्स, या फिर इसको ये भी बोला जाता है कि दिस इज द वेलोसिटी एट विच एनर्जी प्रोपेगेशन टेक्स प्लेस। ओके, सो ये बेसिकली वेलोसिटी ऑफ वेव पैकेट है, ठीक है ना। ये वेलोसिटी ऑफ वेव पैकेट इसे आप कह सकते हैं, या इसी को आप बोल सकते हो, और दिस इज वेलोसिटी ऑफ एनर्जी प्रोपेगेशन, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ एनर्जी प्रोपेगेशन या एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। तो एनर्जी ट्रांसफर इस वेलोसिटी से होता है, ठीक है। तो ये बताइए आप लोग जरा कितना निकल रहा है, एक बार कैलकुलेट करिए। भीजी कैसे लिखते हो, भीजी? डी ओमेगा बाय डी, डी हाँ, ओमेगा बाई डी के। डी ओमेगा बाई डी के है ना, तो डी ओमेगा बाई डी के कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो इसको जानते हो, देखो यहाँ पे के निकाला हुआ है ना, ये देखो के, इसको यूज करके और बताइए कितना निकल रहा है।
सर ओमेगा सी बाई ओमेगा सी बाय सी बाई ओमेगा डिनोमिनेटर में अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा सी स्क्वायर। ये जो रूट है डिनोमिनेटर में आ रहा है, यस सर। नहीं गलत आ रहा है। C into root over of 1 minus C omega. square root 1 minus omega c upon omega का होल स्क्वायर। हाँ इसको जानते हो, ऐसे लिखना पड़ेगा। देखो इससे जो है ना डी के बाई डी ओमेगा ऐसे लिख दो, ठीक है, 1 बाई डी के बाई डी ओमेगा, ठीक है। तो इसमें फिर ऐसे लिख दोगे, देखो हाँ सर न्यूमरेटर में आ रहे हैं। डी ओमेगा और के का वैल्यू जो लिखा होता है ना, देखो के इज इक्वल टू 1 बाई सी रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। अब इसको ओमेगा से डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट करके देखो सी रूट अंडर 1 माइनस ओमेगा सी बाई ओमेगा का होल स्क्वायर ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ठीक है ना, सी और रूट अंडर 1 माइनस ओमेगा सी बाई ओमेगा का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। ये रिजल्ट आ गया, दैट्स द रिजल्ट, ठीक है। तो जानते हो, देखो एक बार क्वेश्चन पूछा गया नेट एग्जाम में डायरेक्टली कि एक वेवगाइड के लिए अगर हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी प्रोपगेशन के स्पीड निकालते हैं तो क्या आएगा, व्हाट इज द, मतलब कुछ ऐसा सेंटेंस था, व्हाट इज द स्पीड विथ विच एनर्जी प्रोपगेशन टेक्स प्लेस इनसाइड वेवगाइड, ओके, व्हेन एट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब एट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया ये जो ओमेगा है ना फ्रीक्वेंसी, ओमेगा फ्रीक्वेंसी और वेव है, ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा की जगह ओमेगा सी लिख देना है। तो देखो ये ओमेगा की जगह ओमेगा सी लिखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, 1 माइनस 1 तो 0 आंसर आएगा। तो ये जानते हो 5 मार्क्स में पूछा गया था वेवगाइड में, एनर्जी प्रोपगेशन एट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, सॉरी स्पीड ऑफ एनर्जी प्रोपगेशन, तो डायरेक्ट आंसर है उसका, ठीक है, दैट इज कमिंग आउट टू बी जस्ट दिस मच, ऑलराइट, ठीक है। तो वो 0 आ जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि ग्रुप वेलोसिटी इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट वेवगाइड, ओके। तो देखिए वेवगाइड में ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड में हमने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसी तरह से डिस्कशन आता है ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड डिस्कस किया था हम लोग, अब ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड, ठीक है। तो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड में हम लोग देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसवर्स है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट 0 हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का जेड कंपोनेंट 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ना, तो इस मतलब एग्जैक्टली उसी तरीके से प्रोसीड करना होगा, बस बीजेड निकालना होगा। और फिर बी का बाउंड्री कंडीशन अलग है ना, उसमें लिखना होता है बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट 0 है, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट को 0 करेंगे तो बाउंड्री कंडीशन डिफरेंट होने की वजह से इसमें जो रिजल्ट आता है ना वो इतना आता है, बीजेड इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, मान लीजिए यहाँ पे कांस्टेंट ए लिख दिए हम लोग, और इसमें कुछ ऐसा आएगा cos m पाई x बाई a, और फिर यहाँ पे cos n पाई y बाई b। तो देखो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड जो था, ठीक है, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड में EZ जब निकाल रहे थे दोनों में साइन टर्म था, और इसमें अब दोनों में कोसाइन टर्म है, ठीक है। और इसमें m का जो वैल्यू होगा ना, m का वैल्यू देखिए क्या बोलते हैं, m और n जो है वो बेसिकली 0 1 2 3 सब कुछ इसमें अलाउड होगा, ठीक है ना, सब कुछ इसमें अलाउड होगा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें देखिए m और n 0 करने पे ये 0 नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन इसमें ध्यान रखोगे कि m इक्वल टू n इज 0, ये अलाउड नहीं है, दिस इज नॉट अलाउड, ओके। दो में से कोई एक 0 हो सकता है, आइदर m इज 0 और n इज 0, ठीक है ना। तो सभी अलाउड नहीं है यहाँ पे, मतलब ऑल दोनों 0 अलाउड नहीं होगा, क्योंकि दोनों 0 कर दोगे ना तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, ये 0 करने पे 1 और ये 1, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट आ जाएगा। तो जब भी कोई वेव प्रोपेगेट कर रहा होता है ना, तो हम लोग कहते हैं ना कि स्पेस में भी चेंज होता है और टाइम के साथ भी चेंज हो रहा होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं हो सकता है वेव के केस में, ठीक है। सो दैट्स व्हाई बोथ 0 आर नॉट अलाउड हियर, ओके। तो दोनों 0 नहीं हो सकते हैं, ओके, ठीक है। सो दैट्स द केस। हाँ दोनों 1 हो सकता है, दोनों 2 हो सकता है, क्योंकि 1 और 2 रहेगा तो फिर x तो बचेगा ना, यहाँ पे x बचने का मतलब है वेरिएबल तो रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों को 0 कर दोगे, देखो दोनों को 0 करोगे तो ये तो 1 1 हो जाएगा ना, मतलब cos फंक्शन 1 हो जाएगा, ये तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट यूनिफॉर्म आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म अलाउड नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी यूनिफॉर्म, ओके। सर यस सर ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड में जब हम लोवेस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर देखेंगे तो सर हम m और n को 1 1 रखेंगे। हाँ वही अभी देखो बता देते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें जो है ना, अब हम लोग लोवेस्ट
मोड की बात एक होती है, ठीक है ना। देखिए लोवेस्ट मोड का मतलब हो गया मोड फॉर विच कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज लोवेस्ट, ओके। मोड फॉर विच ओमेगा सी इज लोवेस्ट। तो इसलिए देखिए अब हम ट्रांसवर्स जैसे मैग्नेटिक की बात कर रहे थे ना, तो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक में हम लोग ने ये कहा कि एम और एन जीरो अलाउड नहीं है, तो इसीलिए ट्रांसवर्स मैग्नेटिक में जो है ना, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक में लोवेस्ट मोड जो होगा, लोवेस्ट मोड, इसको हम लोग बोल देते हैं TM11, TM11 मोड है, ठीक है ना। सो लोवेस्ट मोड इज TM11, ठीक है। और वही ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक अगर आप देखोगे ना, तो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक में जो होगा हमारा लोवेस्ट मोड, तो इसमें लोवेस्ट मोड जो होगा, अच्छा इसमें जानते हो फॉर्मूला, देखो बी का ये फॉर्मूला है, अब बाकी सारे फॉर्मूले सेम है, ध्यान रखोगे। जैसे इसमें ओमेगा सी का फॉर्मूला है, तो ऐसे लिखा हुआ है ना, पाई सी और रूट अंडर m बाई ए का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस n बाई बी का होल स्क्वायर। तो ये सब कुछ वैसा ही है, ठीक है ना, एवरीथिंग इज सेम। जैसे मान लीजिए अगर हम k लिखना चाहते हैं, तो k इज इक्वल टू 1 बाई सी और फिर रूट अंडर ओमेगा माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो ऑल अदर फॉर्मूले भी इसमें भी अप्लाई होंगे, वो फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, सब कुछ इसमें भी अप्लाई होगा, बस बीजेड जो है ना यहाँ पे डिफरेंट इस तरह से लिखा गया है, ओके। तो इसमें लोएस्ट मोड जो लिखा जाएगा ना, तो हमें लोएस्ट फ्रीक्वेंसी करना है, तो अब हम बताए ना कि दो में से एक को जीरो लिया जा सकता है, तो मान लो n को जीरो ले लेंगे तो m को 1 लेना पड़ेगा लोएस्ट, ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को लोएस्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो जानते हो ये करना होगा, जस्ट मिनट, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि लोएस्ट मोड लाने के लिए हमने पहले बता रखा है ना इसमें कि a जो है ना ग्रेटर देन b है, तो a ग्रेटर है ना, तो इसीलिए हम a को अगर रिटेन करते हैं ना, तो हमें लोअर फ्रीक्वेंसी मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना लोएस्ट मोड जो है इसमें TE 10 बोला जाता है। 10 मतलब m को पहले लिखा जा रहा है, m का वैल्यू 1 होगा और n जो है ना 0 होगा, m इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 0, क्योंकि m को अगर आप यहाँ पे 1 पुट करोगे ना, तो 1 बाई ए आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा, लेकिन इसको 0 करोगे और इसको अगर आप 1 पुट करोगे तो 1 बाई बी, बी स्मॉल है ना, तो फिर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी को लो रखने के लिए, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी लो रखने के लिए 1 बाई ए को रिटेन किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें लोवेस्ट मोड जो है ना ये होगा एक्चुअल में, ठीक है। तो कभी कभी लोवेस्ट मोड भी निकालने के लिए बोल दिया जाता है, तो ध्यान रखोगे टीएम का लोवेस्ट मोड TM11 होगा, मतलब एम और एन दोनों 1, और इसमें लोवेस्ट मोड है 10, m इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 0 हो जाएगा, ओके, ठीक है। सो दैट्स द केस। अच्छा जानते हो थोड़ा आज माइक चार्ज हो नहीं पाया था, मतलब हमें बार बार मतलब ये वार्निंग आ रहा है कि ये स्विच ऑफ होने वाला है, ठीक है। तो चलो ये डिस्कशन हो गया है लगभग जो है ना। अब हमको जो क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम में, जैसा कि हम बताया ना कि एक क्वेश्चन पूछा गया आप कि व्हाट इज द एनर्जी प्रोपिगेशन, ठीक है, एट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में ओमेगा की जो ओमेगा सी लिखना है, ये आंसर 0 आ गया। एक क्वेश्चन ये था। कभी कभी क्वेश्चन जो है ना डायरेक्ट, देखो ऐसा भी होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि ये दे दिया गया, दिस इज गिवन, और मतलब इसमें ए और बी की जगह कुछ वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है ना, सम वैल्यू इज गिवन, ओके, और पूछ देता है कि वेवगाइड का डायमेंशन क्या है। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू वगैरह लिखा हुआ रहेगा, तो हम उसको कंपेयर कर देंगे अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले से, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कंपेयर कर देंगे तो पता चल जाएगा कि वेवगाइड का डायमेंशन क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि डायमेंशन यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा, फिर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछा जाता है, तो डायमेंशन ए और बी निकल जाएगा, ए और बी का वैल्यू पुट करोगे, और मोड दिया हुआ रहता है कि मान लो T10 है, ठीक है ना, ये सभी, तो उसमें ध्यान रखोगे m और n पुट करेंगे तो ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। और इसमें ये एक एक क्वेश्चन जो आता है ना, वो होता है कंडीशन फॉर प्रोपेगेशन के से रिलेट करके, तो ये ध्यान रखोगे, फॉर प्रोपेगेशन हमने कंडीशन बता दिया आपको, ठीक है ना, फॉर प्रोपेगेशन, वेव प्रोपेगेशन के लिए कंडीशन है ओमेगा शुड बी ग्रेटर देन ओमेगा सी। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि वेव कौन से मोड में प्रोपेगेट करेगा, तो आप ये कह सकते हो वेव विल प्रोपेगेट ओनली इन दोज मोड्स फॉर विच कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। ये जो ओमेगा है ना, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि वेव प्रोपेगेट्स ओनली इन दोज मोड्स, wave propagates only in those modes, ठीक है ना, for which, ठीक है,
फॉर विच ओमेगा इज ग्रेटर देन, ठीक है ना, या ऐसे कह सकते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज ग्रेटर देन, ठीक है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट मोड, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट मोड से जो वेव की फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। तो वेवगाइड का बस थ्योरेटिकल डिस्कशन देखिए इतना ही है, बस एक दो प्रॉब्लम बचे हुए हैं। देखो अभी हम ये स्लाइड ओपन कर रहे हैं, ये असाइनमेंट ओपन कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये सब भी कंडक्टर के क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर लेंगे। देखिए वेवगाइड का क्वेश्चन जो है ना इस तरह से कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। ये सभी देखिए हम बता रहे थे ना कि नेट एग्जाम में देखो ये नेट का क्वेश्चन है, ये इक्वेशन दे दिया गया था डायरेक्ट, ओके, दिस इक्वेशन वाज गिवन। अब बोल दिया बाउंड्री कंडीशन, ये सब कंडीशन है, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है ना ये ओमेगा निकालने के लिए बोल दिया गया था। तो देखो ये ओमेगा जो है ना बेसिकली क्या है, ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब डिस्पर्शन रिलेशन है। ओमेगा और के में हम रिलेशन निकाले थे ना, तो वो डिस्पर्शन रिलेशन निकालने के लिए बोला गया है। तो जानते हो देखो ये क्वेश्चन जो है ना बहुत आसानी से बन जाएगा। आपको सॉल्व भी नहीं करना है। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है कि हम लोग डिस्पर्शन रिलेशन निकाल चुके हैं ना। देखिए इसमें बाउंड्री कंडीशन जो दिया हुआ है ना वो प्लस ए माइनस ए पे था। हमारा जो बाउंड्री कंडीशन था ना, हमारा बाउंड्री कंडीशन था 0 और ए पे। तो मतलब हमारा जो विड्थ हम लोग लिए हुए थे ना, ए और बी लिए हुए थे। इसमें जो विड्थ लिया गया है ना वो 2a और 2b लिया हुआ है। तो बस क्या करो आप ए और बी की जगह पे 2a 2b लिख दीजिए, ठीक है ना। यू जस्ट हैव टू राइट 2a एंड 2b इन प्लेस ऑफ ए एंड बी, ओके। तो इस क्वेश्चन ये देखिए 2000 मतलब ये नेट का क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ नहीं है बट इट वाज आस्क्ड इन नेट एग्जाम। तो इसमें देखो ये सब बोला गया है कि मतलब ये इक्वेशन को ओबे कर रहा है, बाउंड्री कंडीशन लगाना है ये सभी, और फिर ओमेगा और के में रिलेशन निकालना है। ओमेगा और के में रिलेशन का मतलब हो गया दिस इज डिस्पर्शन रिलेशन, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे देखिए बस इसमें आपको देखना है कि बाउंड्री कंडीशन प्लस माइनस ऐसे प्लस माइनस ए पे दिया हुआ था, तो मतलब विड्थ जो है ना वो 2a हो जाएगा। तो हमारा ये जो फॉर्मूला था ना देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये जैसे फॉर्मूला है यहाँ पे देखो, ये ओमेगा और के में रिलेशन है, ठीक है ना। तो हम लोग पहले यहाँ से अच्छा उसमें कुछ ये दिया हुआ था ना, एक मिनट देखें कौन सा कुछ मोड्स के बारे में बोला गया था क्या। लोएस्ट मोड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ, अच्छा लोवेस्ट मोड बोला गया है, हाँ देखो लोवेस्ट मोड बोला गया है ना, लोवेस्ट मोड। और कौन सा किसमें बोला गया है, टीएम मोड के लिए है, टीएम मोड। तो टीएम मोड है तो लोवेस्ट लोवेस्ट तो बता ही दिया गया इसमें m इक्वल टू 1 और माइक को